यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो कल हमने एक टॉपिक पढ़ना चालू किया था, दैट इज द ओवरव्यू ऑफ द मॉडल टैक्स कन्वेंशन। मॉडल टैक्स कन्वेंशन का मतलब एक फॉर्मेट है आपके पास में, ठीक है। एक मॉडल है, एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है कि जब भी दो कंट्री आपस में ट्रीटी बनाएगी, दो कंट्री आपस में बैठेगी, और जब दो कंट्री आपस में बैठती है और चलो के डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट बनाते हैं या ट्रीटी बनाते हैं या टैक्स कन्वेंशन बनाते हैं, तो स्टार्ट कहां से करें? तो स्टार्ट कहां से करते हैं? एक मॉडल लेके बैठते हैं और उस मॉडल से बार्गेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो बार्गेनिंग करते हैं वो मॉडल टैक्स कन्वेंशन से करते हैं। तो मैं बता दूं, मैंने आपको बताया था कि मॉडल टैक्स कन्वेंशन है वो बेसिकली 3 टाइप्स के मॉडल टैक्स कन्वेंशन है जो मार्केट में उपलब्ध है। पहला तो तुम्हारा ओईसीडी मॉडल। ये ओईसीडी मॉडल कौन यूज करता है? बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्री है, जो भी डेवलप्ड कंट्री है वो ओईसीडी मॉडल यूज करते हैं। और यूएन मॉडल कौन यूज करता है? जो डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री। जब डेवलपिंग कंट्री के बीच में जो अग्रीमेंट होता है वहां पे आपका यूएन मॉडल यूज होता है। और यूएस मॉडल तो यूएस वालों का खुद का मॉडल है। जो यूएस वाले हैं वो यूएस वालों ने खुद ने अपने हिसाब से एक मॉडल बना रखा है, उनका खुद का मॉडल है, दैट इज कॉल्ड यूएस मॉडल। तो जब भी यूएस जो है वो किसी कंट्री के साथ में अग्रीमेंट करता है तो वो कौन सा मॉडल फॉलो करता है? यूएस मॉडल फॉलो करता है। अब एक और चीज समझना आप लोग, सर ओईसीडी मॉडल की खास बात क्या है? तो आपको याद रखनी है कि ओईसीडी मॉडल की खास बात यह है कि ओईसीडी मॉडल है वो रेजिडेंट कंट्री को ज्यादा पावर देता है टैक्स लेने का। ओईसीडी मॉडल है ना, वो रेजिडेंस बेसिस पे टैक्स लेता है। मींस रेजिडेंस कंट्री को ज्यादा पावर देता है टैक्स लेने का। मींस अगर कोई पर्सन है वो इंडिया का रेजिडेंट है और उसका सोर्स किसी बाहर की कंट्री में है, इंडिया का रेजिडेंट है लेकिन सोर्स किसी बाहर की कंट्री में है, तो यहां पे इंडिया को ज्यादा पावर देगा। मीन ज्यादा इनकम पे टैक्स है वो रेजिडेंस वाली कंट्री लेगी। लेकिन जो यूएन मॉडल है वो यूएन मॉडल सोर्स को भी राइट देता है, रेजिडेंस को भी राइट देता है, वो अलोकेशन ऑफ टैक्सेस करता है, दैट इज द यूएन मॉडल। अब उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही मॉडल है, वन इज द ओईसीडी एंड वन इज द यूएन मॉडल। ओईसीडी एंड यूएन मॉडल दोनों में आपके जो कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर है। दोनों मॉडल में 7 चैप्टर है। और मैं अगर आर्टिकल की बात करूं तो तुम्हारा ओईसीडी मॉडल है, उस ओईसीडी मॉडल में 32 आर्टिकल है एंड यूएन मॉडल में 31 आर्टिकल है। 32 आर्टिकल है ओईसीडी मॉडल में एंड 31 आर्टिकल है वो तुम्हारे यूएन मॉडल में। और टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल चैप्टर है वो तुम्हारे 7 चैप्टर दे रखे हैं। तो ये चैप्टर वगैरह है, कल अपन ने बात की थी, कल अपन ने एक आर्टिकल पढ़ना चालू किया था। और मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि सर जब ट्रीटी बनती है, दो कंट्री आपस में बैठ गई आके करके, ठीक है, इंडिया और सिंगापुर। तो इंडिया और सिंगापुर ट्रीटी जब बनेगी, तो ट्रीटी जब बनती है तो सबसे ऊपर एक तो होता है टाइटल और एक होता है प्रीएम्बल। एक तो होता है टाइटल और एक होता है प्रीएम्बल। तो टाइटल में क्या लिखना है? तो टाइटल में ऑब्वियसली आपको यह लिखना है कि ये जो ट्रीटी है ये दो कंट्री के बीच में बनाई जा रही है। और ये जो ट्रीटी दो कंट्री के बीच में बनाई जा रही है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना एंड प्रिवेंशन ऑफ द टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस। ऐसा करके ओईसीडी में लिखा हुआ है कि ये आपके कहां पे होना चाहिए? टाइटल में होना चाहिए। उसके बाद में प्रीएम्बल में क्या लिखना है? तो प्रीएम्बल के केस में मैंने आपको बताया था अभी अमेंडमेंट हुआ है और लास्ट ईयर ही उन्होंने अमेंडमेंट करके और ये चीज डाली है कि आप ट्रीटी के प्रीएम्बल में ये लिख लो कि ये जो ट्रीटी है ना, ये ट्रीटी डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए है, ना कि ऐसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए जिससे कि डबल टैक्सेशन हो, ना कि ऐसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि जिससे कि डबल टैक्सेशन ना हो, मींस टैक्स लगे ही नहीं, ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं है। एज वेल एज द ये ट्रीटी जो है, ये ट्रीटी शॉपिंग के लिए नहीं है। आप इस ट्रीटी को शॉप नहीं करोगे, ये शॉपिंग के लिए नहीं है। ये आपको प्रीएम्बल में ही लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा? प्रीएम्बल में ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बोला कि अपन एक आर्टिकल पढ़ना चालू करते हैं और सबसे पहला आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया, दैट इज द पर्सन कवर्ड आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द ओईसीडी एज वेल एज द यूएन। ओईसीडी एंड यूएन के लिए ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल तुम्हारा दोनों में सेम है करके, ठीक है, ओईसीडी में भी और यूएन में भी। जहां जहां कुछ फर्क रहेगा वो अपन देखेंगे, बट ये आर्टिकल है ये दोनों में सेम है। और ये आर्टिकल का फर्स्ट पैरा क्या बोलता है पता है? कि कन्वेंशन का बेनिफिट सिर्फ वही पर्सन ले सकता है जो रेजिडेंट है। और रेजिडेंट कौन सी कंट्री का होना चाहिए? मींस दोनों में से किसी एक कंट्री का या दोनों कंट्री का रेजिडेंट है, वही पर्सन बेनिफिट ले सकता है। तो मैंने क्या बोला यहां पे समझने की कोशिश करना। जो तुम्हारा आर्टिकल नंबर 1 है और आर्टिकल 1 का जो पैरा नंबर 1 था, पैरा नंबर 1 बोलता है कि दिस कन्वेंशन इज एप्लीकेबल ओनली टू द रेजिडेंट ऑफ आइदर कंट्री और बोथ द कंट्री। तो जैसा मैं एग्जांपल आपके सामने ले रहा था, मैं सिंगापुर ट्रीटी को आपके सामने लेके मैं प्रेजेंट कर रहा था बार बार। तो सिंगापुर ट्रीटी जो है
वो सिंगापुर ट्रीटी में भी उसका आर्टिकल नंबर 1 है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, उसको वो पर्सनल स्कोप बोलते हैं करके, ठीक है। तो पर्सनल स्कोप वाले जो आर्टिकल है उसमें भी ये लिखा हुआ है, दिस आर्टिकल इज एप्लीकेबल टू द पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया और सिंगापुर और रेजिडेंट ऑफ द बोथ द कंट्री। या तो इंडिया का रेजिडेंट है या सिंगापुर का रेजिडेंट है, दोनों कंट्री का रेजिडेंट है, उस पे ये आर्टिकल लगेगा। तो देखो यहां पे अपन ने पैरा नंबर 1 क्या पढ़ा था, दिस कन्वेंशन शैल अप्लाई टू पर्सन हु इज द रेजिडेंट ऑफ वन और बोथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, वन और बोथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। उसके बाद में इसका जो पैरा नंबर 2 था ना, वो तुम्हारा मैंने इससे रिलेटेड पढ़ाया था, ये जो चार्ट था इससे रिलेटेड पढ़ाया था। मैंने बोला था कि ट्रांसफर जो फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी, जो फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी होती है, बहुत सारी कंट्री है वो बहुत सारी एंटिटी को फिस्कली ट्रांसपेरेंट मानती है। फिस्कली ट्रांसपेरेंट का मतलब, ट्रांसपेरेंट का मतलब एकदम ग्लास वाली एंटिटी बोलते हैं, उसको एंटिटी मानते ही नहीं है। अल्टीमेट टैक्स है वो उनके हाथ में लेते ही नहीं है। टैक्स किसके हाथ में लेते हैं, टैक्स लेते हैं वो पार्टनर के हाथ में लेते हैं। जैसे इंडिया में तो हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को एक ओपेक एंटिटी मानते हैं, पार्टनरशिप फर्म है उसको ओपेक एंटिटी मानते हैं। लेकिन वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसपेरेंट एंटिटी मानती है। वो बोलती है पार्टनरशिप फर्म नाम की कोई चीज होती नहीं है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो ट्रांसपेरेंट है। अल्टीमेट टैक्स है वो किसको लगेगा, पार्टनर को लगेगा। अल्टीमेट टैक्स है वो पार्टनर को लगे। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि यूके की एक फर्म है, और यूके की जो एक फर्म है जिसका नाम था एबीसी फर्म, जिसके 3 पार्टनर थे और 2 यूके के रेजिडेंट थे, एक पाकिस्तान का रेजिडेंट था। और उस यूके की जो फर्म है एबीसी फर्म, उसको इंडिया से रॉयल्टी मिलती थी, और इंडिया यूके का जो अग्रीमेंट है वो बोलता है कि रॉयल्टी पे 5% से टैक्स लगना चाहिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो फर्म है वो फर्म क्या बेनिफिट ले सकती है ट्रीटी का, नहीं, क्योंकि रेजिडेंट पर्सन ले सकता है। तो आंसर इज यस, ट्रांसपेरेंट जो एंटिटी है फर्म, वो इसका बेनिफिट तो ले सकती है, बट बेनिफिट उतना ही ले सकती है जितने यूके के रेजिडेंट पार्टनर है। तो इस एग्जांपल में यूके के रेजिडेंट पार्टनर कौन कौन थे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी वाज द पार्टनर ऑफ द लाइक रेजिडेंट ऑफ यूके। तो मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 करोड़ की इनकम ऐसी होगी जिस पे ये जो यूके वाली जो फर्म है वो इस ट्रीटी का बेनिफिट ले सकते हैं, बाकी पे नहीं ले सकते। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट, यस। और मैंने थर्ड इसका पैरा मैंने आपको ये बताया था कि ये कन्वेंशन है, ये अफेक्ट नहीं करेगी रेजिडेंट कंट्री के राइट को। मतलब अगर मान लो इंडिया है और मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, तो मेरे पे कौन कौन सा टैक्स कैसे लेना है अपने इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, उस चीज को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगी। इससे रिलेटेड मैंने बोला था जब जब अपन आगे पढ़ेंगे तो वहां पे वो चीजें मैं आपको बताते रहूंगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 2 से हम आज पढ़ना चालू करेंगे, और आर्टिकल नंबर 2 ये बोलता है दैट इज द टैक्सेस कवर्ड। सर एक बात बताओ, जब ट्रीटी बनती है तो सबसे पहला तो पर्सनल कवर, मतलब कौन से पर्सन पे ये लगेगी। दूसरा ये आता है टैक्सेस कवर्ड, कि सर इसमें कौन कौन से टैक्सेस है जो इस ट्रीटी में कवर्ड होंगे। जैसे मैं बात करूं, इंडिया सिंगापुर का ट्रीटी हुआ, तो इंडिया सिंगापुर का ट्रीटी हुआ तो भैया इंडिया के कौन कौन से टैक्सेस कवर होंगे या सिंगापुर के कौन कौन से टैक्सेस कवर होंगे। तो मैं आपको बताऊं, अपन चलते हैं इंडिया सिंगापुर ट्रीटी पे, और एक बार मैं वहीं से पढ़ के आपको बताता हूं, और वहां से अपन देखते हैं कि देखो आर्टिकल 2 कैसे बनाया जाता है। तो देखो आर्टिकल 1 वॉज पर्सनल स्कोप, दैट इज पर्सन कवर्ड। यू कैन से दैट द जो मॉडल टैक्स कन्वेंशन है उसमें लिखा हुआ है पर्सन कवर्ड। टैक्सेस कवर्ड, सर कौन कौन से टैक्सेस कवर्ड होते हैं। तो देखो क्या लिखा होता है, ये लाइव ट्रीटी है इंडिया और सिंगापुर की। तो देखो कौन कौन से टैक्सेस कवर है, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, ना ध्यान देना। टैक्सेस कवर्ड, टैक्सेस कवर्ड में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 2, और आर्टिकल नंबर 2 बोलता है द टैक्सेस टू विच द अग्रीमेंट शैल अप्लाई। मींस ये अग्रीमेंट कौन कौन से टैक्सेस पे अप्लाई होगा। पहला, इन इंडिया, इंडिया में कौन सा टैक्स, तो इंडिया में इनकम टैक्स इंक्लूडिंग एनी सरचार्ज देयरऑन। मैंने क्या बोला यहां कि इंडिया का इनकम टैक्स कवर होगा एंड सरचार्ज कवर होगा, बस, बाकी कोई भी टैक्सेस कवर नहीं होंगे यहां पे। क्या क्या, एक तो इनकम टैक्स कवर होगा एंड उसका जो सरचार्ज वगैरह है वो इंडिया का कवर होगा, जिसको आगे जाके हर जगह इंडियन टैक्स बोला जाएगा। और दूसरा, इन सिंगापुर इनकम टैक्स सिंगापुर का कवर होगा, हियर एंड आफ्टर रेफर्ड एज द सिंगापुर टैक्स, आगे जाके हर जगह सिंगापुर टैक्स बोला जाएगा। तो इंडिया के कौन से टैक्सेस कवर है, इनकम टैक्स कवर है इंक्लूडिंग सरचार्ज करके, ठीक है। और बाहर के सिंगापुर के कौन से टैक्स कवर है, सिंगापुर का इनकम टैक्स, जिसको आगे जाके हर जगह सिंगापुर टैक्स बोला जाएगा। अब एक चीज समझना, इसका सेकेंड पैरा क्या बोलता है, सेकेंड पैरा बोलता है कि द अग्रीमेंट शेल ऑल्सो अप्लाई टू एनी आइडेंटिकल एंड सब्सटेंशियली सिमिलर टैक्सेस।
ये जो अग्रीमेंट है ये उन टैक्सेस पे भी एप्लीकेबल होगा जो आइडेंटिकल एंड सिमिलर है, एंड विच आर imposed by either contracting state after the date of signature of the present agreement। मतलब ये जो अग्रीमेंट बन गया इसके बाद में अगर कोई ऐसा सिमिलर टैक्सेस है या आइडेंटिकल टैक्सेस लगाया जाता है तो वो भी ये ट्रीटी में कवर हो जाएगा। जैसे मान लो इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की बात नहीं की हुई, बट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी तो तुम्हारा इनकम टैक्स ही है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो भी तो तुम्हारा इनकम टैक्स है, तो क्या वो भी इसमें कवर हो जाएगा? आंसर इज यस, क्योंकि ये मान लो इन्होंने बाद में लगाया तो वो भी कवर हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द अग्रीमेंट shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either contracting state after the date of signature of present agreement in addition to means extra, ये तो है, ये और लगा रहे एक्स्ट्रा कुछ, और इन प्लेस ऑफ, हो सकता है कि इनकम टैक्स को हटा के और उन्होंने डीटीसी लगा दिया, इनकम टैक्स को हटा के उन्होंने डायरेक्ट टैक्स कोड ला लिया और उसमें कोई टैक्स लगा दिया, तो इन प्लेस ऑफ the taxes referred to in paragraph 1 the competent authority of contracting state। competent authority means जो competent authority होती है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी रहती है जिसको competent authority बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 3 में उसकी डेफिनेशन आएगी कि competent authority कौन होती है। shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, तो जैसे मैं आपको यहां पे ई वाला जो पॉइंट है जो आर्टिकल नंबर 3 डेफिनेशन वाली बात करता है, और आर्टिकल नंबर 3 में जो ई पॉइंट है, द टर्म कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसको बोलेंगे? इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड देयर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड देयर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, एंड सिंगापुर के केस में द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड हिज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो यहां पे अपनी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं लोग, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इंडिया के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे, और सिंगापुर के लिए जो सिंगापुर की फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वहां के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। तो देखो बेटा, मैं अगर आर्टिकल 2 की बात करूं, आर्टिकल 2 किसकी बात करता है? आर्टिकल 1 है वो पर्सन की बात करता है कि किस किस पर्सन पे ये कोई भी जो अग्रीमेंट है वो लगता है। तो मॉडल टैक्स कन्वेंशन, यूएन मॉडल एज वेल एज द ओईसीडी मॉडल दोनों ये बोलते हैं कि ये जो ट्रीटी है, ये ट्रीटी सिर्फ उन्हीं लोगों पे लगती है जो रेजिडेंट होने चाहिए, या तो इस कंट्री के या इस कंट्री के या दोनों कंट्री के, या तो इस कंट्री के रेजिडेंट या इस कंट्री के रेजिडेंट या दोनों कंट्री के रेजिडेंट। मतलब या तो आइदर वन कंट्री या दोनों कंट्री के रेजिडेंट है, उस पे ये लगेगा। दूसरा जो पार्ट बोलता है कि सर कौन कौन से टैक्सेस कवर होते हैं डीटीडब्ल्यूए में, इसमें कौन कौन से ट्रीटी में टैक्सेस कवर होंगे, तो वो लोग लिखते हैं कि इसमें ये इंडिया में ये टैक्सेस कवर होंगे और सिंगापुर में ये टैक्सेस कवर होंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है इंडिया में क्या क्या कवर होगा, इनकम टैक्स एंड सरचार्ज, हो सकता है वेल्थ टैक्स भी लिख सकते हैं कि इंडिया में वेल्थ टैक्स कवर होगा करके, ठीक है। हो सकता है कोई स्टेट इनकम टैक्स ले रही है तो वो भी लिख सकते हैं। तो जो जो टैक्सेस इसमें लिखे होते हैं आर्टिकल 2 में वो टैक्सेस कवर होते हैं। और इसका पैरा 2 ये बोलता है कि अगर मान लो इस टैक्स के एडिशन में ऐसा ही कोई टैक्स लगाया तो वो भी कवर हो जाएगा। इन फ्यूचर में जाके अगर इसकी जगह पे कोई टैक्स लगाया तो वो भी कवर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई सब्सटेंशियल चेंज होता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दूसरी कंट्री की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बताना पड़ेगा। मींस एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसको दूसरी कंट्री की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को यह बताना पड़ेगा कि हम भैया ये टैक्स इन एडिशन लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, उसकी वो पहले सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सेस हुआ करता था 3%, उसकी जगह उन्होंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया। तो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दूसरी कंट्री की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को यह बताएगी कि हमने इनकम टैक्स में जो भी एजुकेशन था सेस था उसको हटा के हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो 4% की रेट से लगाया है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। या फिर मान लो इनकम टैक्स की जगह डायरेक्ट टैक्स करके आ जाता है करके, ठीक है, कुछ डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाता है और उसकी वजह से इनकम टैक्स पूरा ही चेंज हो जाता है और उसका नाम ही मान लो चेंज हो जाता है, तो वो भी बताना पड़ेगा दूसरी कंट्री की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो ये इंडिया सिंगापुर की बात हुई। अब अपन चलते हैं मॉडल ट्रीटी पे। और अगर मैं मॉडल ट्रीटी की बात करूं, और मॉडल ट्रीटी क्या बोलती है समझने की कोशिश करना कि कौन कौन से टैक्सेस है वो कवर होते हैं। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। आर्टिकल
2 पे आ जाओ सब लोग। आर्टिकल 2, टैक्सेस कवर्ड। पहले में क्या था, पर्सन कवर्ड। क्या ट्रीटी किस पे लगती है, रेजिडेंट, आइदर और बोथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। टैक्सेस कवर्ड। दिस आर्टिकल प्रोवाइड द detail of the taxes which would be covered for the purpose of tax treaty. Any tax which is not provided in article 2 is outside the preview of the tax treaty. मतलब जो टैक्स इसमें कवर नहीं है, जैसे जीएसटी है तो जीएसटी नहीं लिखा हुआ तो जीएसटी क्या ट्रीटी में आएगा क्या, आंसर इज नो, जीएसटी पे ट्रीटी एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है इसका, पैरा नंबर 1। पैरा नंबर 1 बोलता है कि दिस कन्वेंशन शैल अप्लाई टू द टैक्सेस ऑन इनकम। ये जो कन्वेंशन है वो टैक्सेस ऑन इनकम पे एप्लीकेबल होगा। जैसे इंडिया सिंगापुर में लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन इनकम एंड द कैपिटल, टैक्सेस ऑन इनकम एंड द कैपिटल। कैपिटल पे टैक्स का मतलब होता है वेल्थ टैक्स। जब कैपिटल पे टैक्स लगाते हैं दैट इज कॉल्ड वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन नहीं। कैपिटल गेन तो वो तो इनकम में ही आ जाता है करके, वो तो टैक्सेस ऑन इनकम आ जाता है करके, ठीक है। टैक्सेस ऑन कैपिटल का मतलब होता है वेल्थ टैक्स, तो वेल्थ टैक्स भी हो सकता है कवर हो जाए। इम्पोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट जो इम्पोज करती है। और पॉलिटिकल सब डिवीजन, पॉलिटिकल सब डिवीजन का मतलब होता है स्टेट्स गवर्नमेंट वगैरह। जो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई इनकम टैक्स लगा दिया, राजस्थान गवर्नमेंट ने कोई इनकम टैक्स लगा दिया, किसी और गवर्नमेंट ने कोई इनकम टैक्स लगा दिया, और लोकल अथॉरिटीज irrespective of the manner in which they are levied, irrespective of the manner in which they are levied। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैसे कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स, वो तेल लेने गया, कैसे वो टैक्स का कलेक्शन कर रहे हैं, कैसे लेवी कर रहे हैं, दैट इज इररिलेवेंट। हो सकता है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स से ले रहे हो सकता है वो एडवांस टैक्स के फॉर्म में ले रहे हो सकता है वो टीडीएस के फॉर्म में ले रहे हो, कैसे भी तरीके से ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इररेस्पेक्टिव ऑफ द कलेक्शन, आप उसका कलेक्शन कैसे करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द पैरा नंबर 1। तो पैरा नंबर 1 ये बोलता है कि द कन्वेंशन शैल अप्लाई, उसमें लिखा होता है पैरा 1 में कि द कन्वेंशन शैल अप्लाई। जैसे अपन ने वहां पे जो देखा सिंगापुर वाले, उसमें लिखा था कि दिस कन्वेंशन इज अप्लाई टू द इंडियन इनकम टैक्स करके, इंडिया वाला इनकम टैक्स, और सिंगापुर वाला इनकम टैक्स करके, उस पे ये कवर होगा। और इंडिया के इनकम टैक्स के साथ साथ में सरचार्ज भी वहां पे कवर हुआ था। तो देखो क्या लिखा, दिस कन्वेंशन शैल अप्लाई टैक्सेस ऑन द इनकम एंड ऑन कैपिटल imposed on behalf of contracting state। मींस दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में से जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ऑब्वियसली इंपोज करते हैं टैक्स करके, ठीक है, ऑफ इट्स पॉलिटिकल सब डिवीजन और लोकल अथॉरिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ द मैनर इन विच दे आर लेविड। अब एक बात समझना, इसी को वापस एक्सप्लेन किया हुआ है इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, देखो आर्टिकल 2(1) ऑफ ओईसीडी मॉडल एंड यूएन मॉडल आर आइडेंटिकल। कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, दोनों में सेम है। पैराग्राफ 1 प्रोवाइड्स the scope of application of the tax treaty shall apply to the taxes on income and on capital। मतलब इनकम और कैपिटल पे ट्रीटी लगती है। It further elaborates that the taxes can be imposed by contracting state including its political subdivision or local authority, and it is immaterial if the taxes are levied through direct assessment or through deduction of tax at source in a form of surtax or surcharges or additional taxes। The tax treaty only intend to clarify the category of taxes to which it would apply करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, इसका पैरा नंबर 2 ये बताएगा, एलिब्रेट करेगा कि भाई टैक्सेस ऑन इनकम का मतलब क्या होता है। टैक्सेस ऑन इनकम जो अपन बोलते हैं कि टैक्सेस ऑन इनकम टैक्स, तो टैक्सेस ऑन इनकम का मतलब क्या होगा, तो वो तुमको पैरा नंबर 2 में बताया होगा कि देखो पैरा नंबर 2 क्या बोलता है, there shall be regarded as taxes on income and on all taxes and on capital all taxes imposed on total income। वो टोटल इनकम पे हो सकता है, टोटल कैपिटल पे हो सकता है, और द एलिमेंट ऑफ इनकम पे या कैपिटल पे इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन गेन फ्रॉम द एलिनेशन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें कैपिटल गेन भी आ जाएगा, यहां पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन गेन फ्रॉम द एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर। एलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड टैक्सेस ऑन
total amount of wages or salary paid by the enterprise as well as the taxes on capital appreciation. capital appreciation पे टैक्स हो सकता है, taxes on salary हो सकता है, taxes on wages हो सकता है, ये सब टैक्सेस इसमें इंक्लूड हो जाएंगे करके। तो टैक्सेस ऑन वेजेस है, सैलरी है, एप्रिसिएशन पे है, ट्रांसफर पे है, ये सब टैक्सेस है वो हो सकते हैं करके। अब एक बात समझना, उसका नोट में क्या दे रखा है, ये भी ये जो है दोनों, ये जो पैरा है ये भी ओईसीडी और यूएन दोनों में आइडेंटिकल है। तो देखो क्या लिखा है, आर्टिकल 22 ऑफ ओईसीडी यूएन आर आइडेंटिकल। इट प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ द टर्म टैक्स ऑन इनकम एंड ऑन कैपिटल। भाई टैक्स ऑन इनकम एंड टैक्स ऑन कैपिटल, तो इसका मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन इनकम कौन सी इनकम, इट इंक्लूड टैक्सेस ऑन टोटल इनकम और एन एलिमेंट ऑफ टोटल इनकम और टोटल कैपिटल और एलिमेंट ऑफ टोटल कैपिटल और एलिमेंट ऑफ कैपिटल। टैक्सेस ऑन एलिमेंट ऑफ टोटल इनकम और कैपिटल इंक्लूड टैक्स ऑन डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन। जो भी तुम्हारा एलिमेंट ऑफ टोटल इनकम में हो सकता है, कोई कंट्री है वो सिर्फ डिविडेंड पे टैक्स लेती है या इंटरेस्ट पे टैक्स लेती है या कैपिटल गेन पे टैक्स लेती है। आर्टिकल 22 ऑल्सो इंक्लूड टैक्सेस ऑन एलिनेशन ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कैपिटल गेन, ऑन वेजेस, ऑन सैलरी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एंटरप्राइज, ऑन द कैपिटल एप्रिसिएशन। The provision of tax treaty do not apply to other charges such as social security charges. ये जो ट्रीटी है वो कभी भी social security charges पे नहीं लगेगी। Where direct nexus can be established toward the levy and individual benefit to be received. अब एक बात समझना, जो चीज ले रहे हैं और उससे आपको individual benefit भी हो रहा है, जैसे आपने मान लो ईएसआई पे किया, ईएसआई में क्या होता है, ईएसआई में क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस, मतलब उसमें आपको डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है करके, ठीक है। या फिर मैं पीएफ की बात करता हूं तो पीएफ में आपको डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है, तो वो वाली चीजें, वो टैक्सेस इसमें कवर नहीं होते हैं। तो देखो वापस से मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको बता रहा हूं आर्टिकल नंबर 2। और आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है, टैक्सेस कवर्ड के टैक्सेस कौन कौन से कवर्ड होंगे। बड़ी सिंपल सा आर्टिकल है, इसमें कुछ नहीं है। पैरा नंबर 1 बोलता है कि भाई इस ट्रीटी में जो टैक्सेस है, टैक्सेस ऑन इनकम या टैक्सेस ऑन कैपिटल है, वो कवर हो सकता है। और वो टैक्सेस ऑन इनकम या तो वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कंट्री ले रही है, या उसका पॉलिटिकल सब डिवीजन ले रहा है, या कोई लोकल अथॉरिटी वगैरह ले रही है, तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। टैक्सेस ऑन इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम का मतलब यहां पे उन्होंने डिफाइन किया कि इनकम में हो सकता है वो तुम्हारा डिविडेंड हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, कैपिटल गेन हो सकता है, ये सब चीजें, या टैक्सेस ऑन वेजेस है, टैक्सेस ऑन सैलरी है, ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन एक चीज समझना, जहां पे आप कुछ पे करते हो और उससे आपको डायरेक्टली कोई बेनिफिट डिराइव्ड होता है, वो टैक्सेस इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे मान लो ईएसआई है, पीएफ वगैरह है, ये सब इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। अब एक और चीज समझना, द एग्जिस्टिंग टैक्सेस इन विच द कन्वेंशन शैल अप्लाई आर पर्टिकुलर। तो दोनों कंट्री लिखती है कि कौन कौन से टैक्सेस है वो कवर होंगे। जैसे अपन ने वहां देखा था कि इंडिया के लिए लिखा था इनकम टैक्स और सिंगापुर के लिखा था सिंगापुर का इनकम टैक्स। इंडिया के लिए लिखा हुआ था इनकम टैक्स एंड सरचार्ज और सिंगापुर के लिए लिखा था सिंगापुर का इनकम टैक्स। हो सकता है वहां सरचार्ज वगैरह ऐसा कुछ हो नहीं करके, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 2(3) of OECD model tax convention and the UN model tax convention are identical, दोनों में सेम है। It creates a provision for the contracting state to itemize the taxes in force at the time of signature of the convention। मैं जिस दिन साइन कर रहे हो उस दिन आप लिख लो कि ये टैक्सेस इसमें कवर होंगे, ये टैक्सेस है वो इसमें कवर होंगे करके, वो आप लिख लो, आइटमाइज कर लो करके, ठीक है। The list of taxes in force shall not be exhaustive but only a illustrative list। हो सकता है illustrative, जैसे उसमें सरचार्ज लिखा था, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं लिखा था, बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, तो वो भी तुम्हारे उसमें इंक्लूड हो जाएगा। Illustrative list to support the preceding paragraph of the article. However, in principle, states shall enumerate all the taxes to which the treaty apply, which are in force at the time of signature of the convention। तो यहाँ पे तीसरा पैरा ये बोलता है कि आप एक काम करो, टैक्सेस के नाम लिख लो कि इंडिया के ये टैक्सेस कवर होंगे, सिंगापुर के ये टैक्सेस कवर होंगे। और भैया ये बेसिकली इलस्ट्रेटिव होता है, ठीक है, लेकिन आप एग्जॉस्टिव नहीं बोल सकते उसको, बट इलस्ट्रेटिव होता है। बट क्या करती है, जब दोनों कंट्री ट्रीटी साइन करती है तो ऑलमोस्ट उस टाइम पे जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो सब उसमें इंक्लूड कर देते हैं करके। नेक्स्ट पार्ट बड़ा सिंपल सा है, पैरा नंबर 4 है, वो बड़ा सिंपल सा है कि अगर मान लो इसकी जगह पे कोई दूसरा टैक्स आ जाता है,
या इसके एडिशन में कोई दूसरा टैक्स आता है जो सिमिलर है, आइडेंटिकल है, तो क्या होगा, एक कंट्री की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो दूसरी कंट्री की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बताएगी। एक कंट्री की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दूसरी कंट्री की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बताएगी कि हमने ये टैक्स है वो इन एडिशन लाया है करके, ठीक है, या इन प्लेस ऑफ लाया है, तो वो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। ये तुम्हारा पैरा नंबर 4 बोलता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द कन्वेंशन शैल ऑल्सो अप्लाई to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of convention. In addition to means extra, or in place of means इसकी जगह पे, the existing taxes, the competent authority of contracting state shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation law. उनके टैक्सेशन लॉ में जो भी चेंज किया उसका दूसरे कंट्री की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बताना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ये तो बात हो गई ओईसीडी की। सर क्वेश्चन ही आता है यूएन मॉडल क्या बोलता है, यूएन भी सेम ही बोलता है, यूएन भी सेम ही बोलता है, सिर्फ फर्क क्या है कि यहां पे दैट वर्ड यूज हुआ है और यहां पे विच वर्ड यूज हुआ है। और यहां पे जो बोला हुआ है ना कि दैट हैव बीन मेड इन देयर टैक्सेशन लॉ, यहां पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट मेड टू देयर टैक्स लॉ। बस इतना सा फर्क है करके, ठीक है। देखो इतना इतना फर्क भी उन्होंने नोट करके दे रखा है। द कन्वेंशन शैल अप्लाई टू एनी आइडेंटिकल और सब्सटेंशियली सिमिलर टैक्सेस which are imposed, वहां था which are imposed और यहां लिखा हुआ है that are imposed। so that are imposed और which are imposed सेम ही तो बात होती है करके, ठीक है, बट थोड़ा सा उसमें स्लाइटली उन्होंने चेंज करके उधर लिखा है करके, ठीक है। तो कन्वेंशन शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी आइडेंटिकल और सब्सटेंशियली सिमिलर टैक्सेस which are imposed after the date of signature of convention in addition to or in place of the existing taxes, the competent authority of contracting state shall notify each other the significant changes made to their tax लॉ। और उसके बाद ये नोट दे रखा है यहां तक, इसको आप रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज द वही वाली बात है वो उन्होंने वापस यहां पे घिस के वापस दी है करके, ठीक है, नोट में कि भैया इन प्लेस ऑफ इन एडिशन इनकम टैक्स और भी कोई लगाते हैं तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। चलो देखो फटाफट एक बार टैक्सेस कवर वाला पार्ट देखो एक बार, उसके बाद अपन दूसरे आर्टिकल पे चलेंगे। एक बार टैक्सेस कवर को ओवरव्यू कर लो। टैक्सेस कवर्ड को एक बार ओवरव्यू पूरा कर लो, दोनों आर्टिकल को, आर्टिकल नंबर 1 एंड आर्टिकल नंबर 2 को एक बार ओवरव्यू कर लो सब लोग। उसके बाद हम जो आर्टिकल 3 अभी नहीं पढ़ेंगे, डेफिनेशन वाला 3 अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, अपन आर्टिकल नंबर 4 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन 3 पढ़ेंगे, क्योंकि जहां जहां 3 की जरूरत पड़ेगी, 3 में वो ये क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का डेफिनेशन दो, पर्सन का डेफिनेशन दो, वो सब करके, दैट इज द डेफिनेशन पार्ट दैट वी विल डिस्कस लेटर। हम आज पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 4 जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बड़ा रोल रखता है ये आर्टिकल। तो आर्टिकल नंबर 4 है वो अपन पढ़ेंगे। मैं आपको ना 3-4 मिनट का टाइम देता हूं, एक बार है ना आप आर्टिकल 4 को रीड करो और आप एक बार रीड करो, देखो कैसा कितना रीड आप कर पाते हो, कितना कैसे अच्छे से आप रीड कर पाते हो। आज अपन आर्टिकल 4 ही करेंगे, डोंट वरी, अपन थोड़े थोड़े आर्टिकल करेंगे रोज के और उसके बाद अपन कुछ दूसरे पार्ट पे जाएंगे और दूसरा पार्ट करेंगे, क्योंकि सब आर्टिकल एक साथ कर लिए तो दिमाग में कैसे जाएगा। तो अपन कुछ कुछ आर्टिकल करेंगे धीरे धीरे धीरे। आज अपन आर्टिकल 4 करेंगे, फिर अपन कोई दूसरे पार्ट पे जाएंगे जो ईजी वाला रहे। चलो एक काम करो सब लोग, एक बार आर्टिकल 4 में जितना हो सकता है एक बार रीड तो करो, मैं फिर बताता हूँ आर्टिकल 4 क्या बोलता है।
रीड कर रहे हो तुम लोग? हाँ भाई, रीड कर रहे हो? चलो, चलो इधर देखो सब लोग। अब अपन देख रहे हैं दैट इज द आर्टिकल नंबर 4, और आर्टिकल नंबर 4 बात करता है रेजिडेंट की। किसकी बात करता है? रेजिडेंट की। 4 रेजिडेंट। एक बात बताओ, यहां आर्टिकल नंबर 4 की जरूरत क्यों पड़ी? सर क्यों पता करना रेजिडेंट कहां का है? क्योंकि एक बात बताओ, अपन ने आर्टिकल नंबर 1 में क्या पढ़ा था? अगर मैं आर्टिकल 1 पे लेके चलूं तो आर्टिकल 1 ये बोलता था दैट इज द पर्सन कवर्ड, और पर्सन कवर्ड में हमने ये लिखा था कि ये ट्रीटी सिर्फ उसी पे लगेगी जो रेजिडेंट है दोनों में से, रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री, मीन्स वन कंट्री और बोथ द कंट्री। मीन्स अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है दोनों कंट्री का या किसी एक कंट्री का तो ही उसको ट्रीटी का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज ट्रीटी का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन अब यह आता है कि रेजिडेंट का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडेंट? कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है या सिंगापुर का रेजिडेंट है या इंडिया सिंगापुर का रेजिडेंट नहीं है? क्योंकि अगर एक एग्जांपल लूं, मैं जो कल से बात कर रहा हूं, एक ट्रीटी को बार बार लेके मैं बात कर रहा हूं, दैट इज द इंडिया एंड सिंगापुर। अब एक बात समझना, मैं बोलूं अगर मान लो इंडिया सिंगापुर ट्रीटी की मैं बात करूं तो इंडिया सिंगापुर ट्रीटी का बेनिफिट कौन ले पाएगा? इंडिया सिंगापुर ट्रीटी का बेनिफिट कौन ले पाएगा? आर्टिकल 1 क्या बोलता था? या तो कोई पर्सन रेजिडेंट है इंडिया का, या कोई पर्सन रेजिडेंट है सिंगापुर का, या कोई पर्सन रेजिडेंट है इंडिया सिंगापुर दोनों का, वो ट्रीटी का बेनिफिट ले पाएगा। लेकिन सर कैसे पता चलेगा कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है या कोई पर्सन सिंगापुर का रेजिडेंट है या कोई पर्सन दोनों कंट्री का रेजिडेंट है? तो मैं बताऊं, ट्रीटी आपको यह बोलती है कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो है ना, वो आप अपने डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से निकाल दो। आप अपने डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से निकालो। तो इंडिया में अपन डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, दैट इज एज पर द सेक्शन 6 के हिसाब से। और सेक्शन 6 क्या बोलती है? सेक्शन 6 क्या बोलती है पता है? कि इंडिविजुअल रेजिडेंट तब माना जाता है जब 182 डेज और मोर, वो सब देखा था अपन ने। इंडिविजुअल वगैरह है वो रेजिडेंट कब माना जाता है? जब वो 182 डेज, 60 डेज एंड ऑल। एचयूएफ कब रेजिडेंट माना जाता है? कि उसका कंट्रोल मैनेजमेंट पार्टली और फुल्ली इन इंडिया होना चाहिए। एओपी बीओआई पार्टनरशिप फर्म पार्टली और फुल्ली, और कंपनी के केस में इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट, और फॉरेन कंपनी है अगर उसका पोएम इंडिया में है तो वो इंडिया की रेजिडेंट मानी जाती है। तो आप एक काम करो, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट कहां का है वो आप अपने डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से निकाल दो। तो इंडिया का डोमेस्टिक लॉ, वो पर्सन इंडिया का डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से देखो रेजिडेंट है या नहीं, सिंगापुर के डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से देखो रेजिडेंट है या नहीं। अब एक बात समझना, इंडिया के डोमेस्टिक लॉ से भी रेजिडेंट नहीं है, सिंगापुर के डोमेस्टिक लॉ से भी रेजिडेंट नहीं है, तो क्या उसको इंडिया सिंगापुर ट्रीटी का बेनिफिट मिलेगा? क्या बोलो ना, मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? भाई सीधी सी बात है, ट्रीटी का बेनिफिट लेने के लिए पहले ही पॉइंट में बोल रहा था रेजिडेंट होना चाहिए, बट रेजिडेंशियल स्टेटस किसके हिसाब से निकालेंगे? रेजिडेंशियल स्टेटस आप अपने डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से निकालोगे। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि सर अगर दोनों कंट्री का रेजिडेंट हुआ, कोई पर्सन है वो इंडिया का भी रेजिडेंट हो गया, सिंगापुर का भी रेजिडेंट हो गया, तो क्या उसको ट्रीटी का बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज यस, उसको ट्रीटी का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सर फिर उसको रेजिडेंट कौन सी कंट्री का मानेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली अपने को एक ही कंट्री का रेजिडेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि एक कंट्री का रेजिडेंट होगा और दूसरी कंट्री से सोर्स होगा, एक कंट्री का रेजिडेंट होगा और दूसरी कंट्री से क्या होगा? सोर्स होगा। एक काम करते हैं, पहले अपन इंडिया सिंगापुर ट्रीटी की बात करते हैं और ट्रीटी में देखते हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 4 में, पैरा नंबर 1 में। तो देखो, अगर मैं इंडिया सिंगापुर ट्रीटी की बात करूं जनरल डेफिनेशन, और जनरल डेफिनेशन के बाद मैं जाता हूं रेजिडेंट पे। आर्टिकल नंबर 4 देखो, इंडिया सिंगापुर ट्रीटी में क्या लिखा हुआ है। इंडिया सिंगापुर ट्रीटी बोलती है, आर्टिकल नंबर 4 में लिखा हुआ है रेजिडेंट, और रेजिडेंट का मतलब क्या? तो सबसे पहला इसका पैरा नंबर 1 बोलता है
For the purpose of this agreement or this treaty or this convention, the term resident of contracting state means any person who is a resident of contracting state in accordance with the taxation law of that state. टैक्सेशन लॉ ऑफ दैट स्टेट का मतलब होता है, यहां पे मैं बोलूं डोमेस्टिक टैक्स लॉ के हिसाब से। और डोमेस्टिक टैक्स लॉ का मतलब होता है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, वो इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रेजिडेंट होना चाहिए। इंडिया के इनकम टैक्स के हिसाब से रेजिडेंट होना चाहिए इस कंट्री का या फिर सिंगापुर का। सिंगापुर के टैक्स लॉ के हिसाब से, इंडिया के टैक्स लॉ के हिसाब से रेजिडेंट है, वो आप देख लो। उसके बाद इसका सब पैरा नंबर 2 क्या बोलता है कि वेयर बाय रीजन ऑफ कन्वेंशन, वेयर बाय रीजन ऑफ प्रोविजन ऑफ पैराग्राफ 1 इंडिविजुअली रेजिडेंट ऑफ द बोथ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अगर वो दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का रेजिडेंट बन गया तो उसको कौन सी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का रेजिडेंट मानेंगे, वो सब टाई ब्रेकर रूल है, वो अपन बाद में देखेंगे। तो देखो बेटा, मैं बोलूं यहां पे, इधर देखो, आप बोलोगे सर इस पे इतना टाइम क्यों ले रहे, इस पे टाइम लेने की जरूरत है इसके लिए। अब एक बात समझना, इधर देखना सब लोग, रेजिडेंट आर्टिकल नंबर 4 रेजिडेंट। सबसे पहला आर्टिकल नंबर 4 की जरूरत क्यों पड़ी? आर्टिकल नंबर 4 है वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ट्रीटी लगेगी उस पर्सन पे जो रेजिडेंट है, आइदर वन और बोथ कंट्री का। लेकिन सर रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे देखेंगे, कैसे पता चलेगा कि वो इस कंट्री का रेजिडेंट है या उस कंट्री का है, दोनों कंट्री का? तो यहां पे आपको अपने डोमेस्टिक लॉ में देखना पड़ेगा। और डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से, जैसे इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रेजिडेंट तो वो इंडिया का रेजिडेंट, और सिंगापुर लॉ के हिसाब से रेजिडेंट तो वहां पे उसका रेजिडेंट। लेकिन एक बात बताऊं, यहां पे जो डेफिनेशन देंगे ये लोग, यहां पे जो ये कन्वेंशन में लिखा होगा, कन्वेंशन में थोड़ा बड़ा भारी भारी वर्ड लिखा होगा, बट वो भारी भारी वर्ड को देख के आप एक बार सहम मत जाना करके, ठीक है? उसका मीनिंग बड़ा ही सिंपल होगा। उसका मीनिंग जो है वो मीनिंग बड़ा ही सिंपल होगा। तो देखो इस मॉडल में क्या लिखा हुआ है। ये लोग मॉडल में थोड़ा भारी भारी वर्ड लिखेंगे, बट भैया वो भारी वर्ड से आपको डरना नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। उसका जब आप मीनिंग निकालने जाओगे तो आपको लगेगा अरे रे रे रे, ये तो हमको पहले से पता था करके, ठीक है? चलो अब एक बात समझना, तो अपन पहले ये आर्टिकल का इंपॉर्टेंस क्यों है वो मैं आपको बता दूं। तो यहां पे इन्होंने इंस्टीट्यूट ने क्या दे रखा, आर्टिकल 4 प्ले a significant role determining the scope of application of convention and the help in avoiding juridical double taxation। ये जो कन्वेंशन में जब juridical double taxation होता है, juridical double taxation मैं DTAA में बता चुका हूं कि जब कोई पर्सन एक कंट्री का रेजिडेंट है और उसको दूसरी कंट्री में सोर्स है और दोनों कंट्री में उसकी इनकम पे सेम पर्सन को टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड juridical double taxation। एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, जो जिसको ऊपर एग्जांपल लिया था, वो क्या बोलते हैं, एग्जांपल लिया था मैंने क्या, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दैट इज इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इन मैनी सिचुएशन जुरिडिकल डबल टैक्सेशन को अवॉइड करेगा इस आर्टिकल से। डबल टैक्सेशन इज जनरली बाय वे ऑफ द टैक्सेशन ऑफ सेम इनकम इन हैंड्स ऑफ सेम पर्सन इन टू डिफरेंट टैक्स जुरिसडिक्शन। A person whose income is subject to such double taxation can mitigate it through excess of tax treaty between the two contracting states. In this regard, primary condition of accessing any treaty, भाई ट्रीटी एक्सेस करने के लिए आपकी पहली कंडीशन है आपको रेजिडेंट होना पड़ेगा, इज रेजिडेंट ऑफ अ पर्सन एज पर द फिस्कल लॉ एंड हेंस द कंसेप्ट ऑफ रेसिडेंस assume tremendous importance. The taxpayer has to demonstrate that he is a resident of one or both contracting state is able to gain the excess of tax treaty to avail the benefit thereunder। क्यों? अगर आर्टिकल 1 ही बोलता था ट्रीटी का बेनिफिट लेने के लिए आपको रेजिडेंट बनना पड़ेगा। आर्टिकल 4 ऑफ OECD एंड UN मॉडल कन्वेंशन प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ रेजिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। का मतलब क्या होता है वो बताएंगे ये लोग। It is an exhaustive definition which determines the applicability of non-applicability of tax treaty to the person. In case the application of such criteria result in dual residency, the rule of determining the residential status of the person, जिसको अपन tie breaker rule बोलेंगे, are generally provided in the tax treaty. The concept of resident of contracting state has various function and assumes significance in the following 3 scenario। क्यों जरूरी है रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना कि वो रेजिडेंट है या नहीं? पहला, इन डिटरमाइनिंग द कन्वेंशन स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, कि भैया ये कन्वेंशन लगेगा आप पे या नहीं लगेगा वो। इन सॉल्विंग केसेस वेयर डबल टैक्सेशन अराइज एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्यूल रेजिडेंसी। अब बहुत बार क्या होता है, अब डबल रेजिडेंसी से क्या होगा, ड्यूल टैक्सेशन होगा, डबल टैक्सेशन होगा, तो ये सॉल्व करेगा और बोलेगा तुमको एक ही कंट्री का हम रेजिडेंट बनाएंगे। वो आरिफ वाला क्वेश्चन याद करो,
जहां पे DTAA में मैंने बताया था कि आरिफ करके इंडिया का भी रेजिडेंट है और बाहर का भी रेजिडेंट है, और वो दोनों का रेजिडेंट बन गया। फिर DTAA को हमने एक्सेस किया था और हमने बोला वो फॉरेन की कंट्री का रेजिडेंट माना जाएगा, क्योंकि वहां पे उसका इकोनॉमिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप मोर क्लोजर था। आपको याद है वहां पे टी स्टेट या कॉफी स्टेट्स था एंड ऑल दैट थिंग। तो उसके लिए तीसरा, in solving cases where double taxation arises as consequence of taxation of the residence state and also in the source state। तो भैया रेसिडेंस से ये पता चलेगा, क्योंकि आगे जाके अपने को पता चलेगा कि जो रेजिडेंट स्टेट रहेगा ना वो आपको क्रेडिट देगा, रेजिडेंट स्टेट है वो आपको टैक्स क्रेडिट देगा या टैक्स एग्जेम्पशन है वगैरह जो चीजें है वो अपन आगे जाके सीखेंगे। आपको जो क्रेडिट देगा ना वो रेजिडेंट स्टेट देगा कभी भी। तो इसके लिए रेजिडेंट पता करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मैंने वहां तो कितना सिंपल लिखा था सिंगापुर ट्रीटी में। सिंगापुर इंडिया ट्रीटी में क्या लिखा था? रेजिडेंट ऑफ इंडिया और रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर और इंडिया हैज टू बी चेक विद द डोमेस्टिक लॉ। आप डोमेस्टिक लॉ से देखो अगर वो रेजिडेंट है या नहीं है। बट मॉडल टैक्स कन्वेंशन में ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं। तो मॉडल टैक्स कन्वेंशन में इन्होंने क्या लिखा समझने की कोशिश करना, एक एक वर्ड को अलग अलग करके पढ़ना। मैं तोड़ूंगा इन वर्ड्स को। देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस कन्वेंशन, for the purpose of this convention, the term resident of contracting state means resident of India या resident of Singapore कब बनेगा? Means any person who under the law of that state means उस state के law के अंदर, जैसे इंडिया का law कौन सा? इनकम टैक्स के अंदर, is liable to tax, इंडिया के law के इनकम टैक्स के अंदर liable to tax by a reason of his domicile। वो कौन से रीजन से लाइबल टू टैक्स है पता है? डोमिसाइल की वजह से या रेसिडेंस की वजह से या प्लेस ऑफ मैनेजमेंट की वजह से और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलर नेचर। मीन्स किसी कंट्री में ही इज लाइबल टू टैक्स ड्यू टू हिज डोमिसाइल, ड्यू टू हिज रेसिडेंस, due to his place of management or any other criteria of the similar nature, and also include that state or any political subdivision or local authorities thereof, as well as the recognized provident fund of that state. This term however does not include any person who is liable to tax in that state in respect only of the income from source in that state or capital situated therein। अब एक बात बताओ मुझे, इन्होंने क्या बोला? एक बार अपन वापस से उसको यूएन मॉडल को भी पढ़ लेते हैं। यूएन मॉडल का पहला पैराग्राफ क्या बोलता है? तो देखो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस कन्वेंशन रेजिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कब माना जाएगा? व्हेन एनी पर्सन, कोई भी पर्सन होना चाहिए। पर्सन को डिफाइन किया हुआ है आर्टिकल 3 में। हु इज द अंडर द लॉ ऑफ दैट स्टेट, मींस अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया का टैक्स लॉ, सिंगापुर की बात करूं तो सिंगापुर का टैक्स लॉ, इज लाइबल टू टैक्स देयरइन बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल। वो डोमिसाइल की वजह से वहां टैक्स लग रहा है उसको, या रेसिडेंस की वजह से लग रहा है, या प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की वजह से लग रहा है। किसकी वजह से? प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की वजह से, या फिर प्लेस ऑफ मैनेजमेंट की वजह से, या एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलर नेचर एंड ऑल्सो इंक्लूड दैट स्टेट एंड एनी अदर पॉलिटिकल सब डिविजन और लोकल अथॉरिटी देयरऑफ। The term, however, does not include any person who is liable to tax in that state in respect only of the income from source in that state or capital situated therein। सर क्या लिखा है ये? सर क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। अभी समझाते हैं आपको। एक काम करते हैं अपन लोग, इसको समझने के लिए बेटर रहेगा मैं क्या करता हूं, इसमें से नेगेटिव वाला पॉइंट निकाल देता हूं तो आपको पॉजिटिव वाला समझ में आ जाएगा। यहां से मैं दिस टर्म हाउएवर से एक बार मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। जो ये वर्ड दे रखा है ना, दिस टर्म हाउएवर डज नॉट इंक्लूड, इस यहां पे जो ये रिकॉग्नाइज पेंशन फंड वगैरह उसको छोड़ के, दिस टर्म हाउएवर डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन who is liable to tax in that state in respect of only of income from source in that state or capital situated therein। एक बात बताओ, कोई पर्सन जो है वो उस कंट्री में सिर्फ सोर्स की वजह से टैक्स पे कर रहा है तो उसको उसका रेजिडेंट नहीं मानेंगे। पहला तो पॉइंट क्या बोलते हैं, रेजिडेंट का मतलब कोई भी पर्सन जो उस कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल है। If any person is liable to pay tax in that country but not due to source,
ड्यू टू एनी अदर रीजन, ड्यू टू द डोमिसाइल, ड्यू टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, ड्यू टू द क्या बोलते हैं, ड्यू टू द इनकॉर्पोरेशन, जैसा यूएन मॉडल में उन्होंने यूज किया हुआ है करके, ठीक है, या ड्यू टू द डोमिसाइल, रेसिडेंस, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, उसकी वजह से टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, तो वो वहां का रेजिडेंट माना जाएगा। एक बात बताओ मुझे, बड़ी सिंपल सी चीज मैं पूछता हूं आपसे, आप मुझे बताओगे, मुझे पक्का पता है आप मुझे बताओगे, मेरे भाइयों आप लोग इधर देखो, एक बात बताओ मुझे, मैं मेरी बात करता हूं, ठीक है, सोर्स को मारो गोली, सोर्स को मारो गोली, मैं इंडिया का रेजिडेंट बन गया डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से। एक बात बताओ, मैं इंडिया में टैक्स पे करने के लिए लाइबल हूं या नहीं? आंसर इज हूं। क्यों लाइबल हूं? क्योंकि मैं रेजिडेंट हूं। रेजिडेंट कैसे पता चला? डोमेस्टिक लॉ से पता चला। बड़ा सिंपल है, मतलब आप किसी कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो, टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो, लेकिन किस वजह से पता है? किस वजह से? आप वहां डोमिसाइल की वजह से, वहां रेसिडेंस की वजह से, वहां इनकॉर्पोरेशन की वजह से, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट की वजह से आप वहां पे टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो, ना कि सोर्स की वजह से, ना कि सोर्स की वजह से। तो इन सिंपल वर्ड बोलो, एक बात बताओ, आप लोग जो हो, आप अपनी बात करो, आपने आज अगर इनकम कमाई इंडिया में इनकम कमाई, आप इंडिया में टैक्स पे करने के लिए लाइबल होंगे, किस वजह से हो? किस वजह से? सोर्स की वजह से या रेसिडेंस की वजह से? आंसर इज रेसिडेंस की वजह से, बिकॉज यू आर अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप इंडिया के रेजिडेंट माने जाओगे। अब एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो फॉर एन एग्जांपल, वी कैन टेक वन एग्जांपल ऑफ द एक क्रिकेटर है रबाडा क्रिकेटर है, जो फॉरेन का क्रिकेटर है। वो इंडिया में आता है 15 दिन के लिए सिर्फ आईपीएल खेलने के लिए, आईपीएल खेल के चला जाता है, उसको इनकम मिलती है, इनकम पे टैक्स लगता है। एक बात बताओ, रबाडा को इंडिया में इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? लेकिन किस वजह से कर रहा है वो? क्या वो यहां का रेजिडेंस है? आंसर इज नो, ही इज पेइंग इनकम टैक्स ड्यू टू द सोर्स। तो वो सोर्स की वजह से पे कर रहा है, तो उस केस में क्या वो इंडिया का रेजिडेंस होगा? आंसर इज नो। तो यहां रेसिडेंस का पहला पॉइंट क्या बोलता है? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि अगर कोई भी पर्सन किसी कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, लाइबल टू पे टैक्स, लाइबल टू पे टैक्स का मतलब क्या होता है? लाइबल टू पे टैक्स, लाइबल टू पे टैक्स का मतलब होता है, लाइबल टू पे टैक्स, लाइबल टू पे टैक्स का मतलब होता है अगर वो वहां पे टैक्स पे करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है ड्यू टू हिज डोमिसाइल, ड्यू टू हिज रेजिडेंस, ड्यू टू हिज इनकॉर्पोरेशन, ड्यू टू हिज प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, उसकी वजह से अगर टैक्स पे करने के लिए लाइबल है तो वो उस कंट्री में रेजिडेंट माना जाएगा। इन सिंपल वर्ड बता दूं, हर कंट्री का डोमेस्टिक लॉ में रेसिडेंशियल स्टेटस का डेफिनेशन दे रखा है, तो वो डेफिनेशन के हिसाब से आप रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल दो। तो बड़ा सिंपल है भैया, रेजिडेंट का मतलब कोई भी पर्सन किसी कंट्री के लॉ में टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, सोर्स की वजह से नहीं, सोर्स की वजह से नहीं, रेसिडेंस की वजह से, डोमिसाइल की वजह से, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट की वजह से, और यूएन मॉडल बोलता है प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की वजह से। यूएन मॉडल में बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर है तो वहां पे, मतलब बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो क्या बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री करके, डेवलपिंग कंट्री क्या बोलती है, अगर आप प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहां पे, तो आप वो कंपनी है वो वहां की रेजिडेंट मानी जाएगी। तो देखो, मैं ये बोल दूं कि कन्वेंशन का पैरा नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर आप किसी कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो, यू आर लाइबल टू पे टैक्स ड्यू टू द डोमिसाइल, रेसिडेंस, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट या प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि यूएन मॉडल में बोला हुआ है, ना कि सोर्स की वजह से, तो आप उस कंट्री के रेजिडेंट माने जाओगे। सिंपल सी बात है। मैं जो हूं, मैं आज इंडिया में टैक्स क्यों भर रहा हूं? मैं क्या यहाँ सोर्स को तो हटा दो, सोर्स को तो देखना ही नहीं, मैं यहाँ टैक्स रेसिडेंस की वजह से भर रहा हूँ। रेसिडेंस हूं मैं इंडिया का, तो मैं इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। इन सिंपल वर्ड आपको बता देता हूं, रेसिडेंट आप डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से देखो, जैसा सिंगापुर ट्रीटी में बोला हुआ था। देखो क्या लिखा हुआ है, वापस पढ़ेंगे। अब देखो, अब पढ़ेंगे, इधर देखो, 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 देखो वापस से, एक बार वापस से। फॉर द पर्पस ऑफ दिस कन्वेंशन, द टर्म रेजिडेंट का मतलब क्या? रेजिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मीन्स एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है हु इज अंडर द टैक्स लॉ ऑफ दैट स्टेट मीन्स जिस स्टेट की बात हो रही है, जैसे इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया में मैं टैक्स पे करने के लिए किस लिए लाइबल हूं? इज लाइबल टू टैक्स, मैं लाइबल टू टैक्स हूं बाय द रीजन, कौन से रीजन से? डोमिसाइल की वजह से, या रेसिडेंस की वजह से, या प्लेस ऑफ मैनेजमेंट की वजह से, या एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर की वजह से, एंड ऑल्सो इंक्लूड टू दैट स्टेट और एनी पॉलिटिकल सब डिविजन और लोकल अथॉरिटी देयरऑफ
एज वेल एज द रिकॉग्नाइज पेंशन फंड ऑफ दैट स्टेट, मींस उस स्टेट का जो रिकॉग्नाइज पेंशन फंड है, जैसे इंडिया में रिकॉग्नाइज पेंशन फंड है तो वो भी इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। अब देखो पेंशन फंड वगैरह होता है, फंड को टैक्स नहीं लगता, बट तो भी वो यहां का रेजिडेंट माना जाएगा। This term, however, does not include any person who is liable to tax in that state in respect of only of income from source or of that state or capital situated therein। एक बात बता दो, यूएन मॉडल सिमिलर है, कोई फर्क नहीं। यूएन मॉडल में एक तो वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के बारे में स्पेसिफिकली बोला हुआ नहीं है, और दूसरा उसमें यहाँ प्लेस ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन और इंक्लूड किया हुआ है यूएन मॉडल कन्वेंशन में। अब एक चीज समझना, यहां पे आपको क्या दे रखा है, देखो बेटा, आर्टिकल 4.1 of OECD model is not differ from article 4.1 of UN model except UN model has added the criteria of place of incorporation। UN model में place of incorporation और है to the list of criteria for the residency, and OECD model specifically mention a recognized pension fund of the state, में उसका recognized pension fund है वो भी वहां का रेजिडेंट माना जाएगा। जैसे इंडिया का recognized pension fund है तो वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है, ये स्पेसिफिकली बोला है। कवरेज ऑफ ओनली पर्सन सब्जेक्ट टू कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स ऑन द टोटल इनकम, इसमें रेजिडेंस पर्सन उस कंट्री का वही माना जाएगा जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे टैक्स भरता है उस कंट्री में। मैं जो हूं, मैं इंडिया में टैक्स, मेरी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे टैक्स भरूंगा, सिर्फ सोर्स नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव पूरे वर्ल्ड की इनकम पे इंडिया में टैक्स भरूंगा। एज पर दिस पैराग्राफ, a person is resident of contracting state if he is liable to tax under the law of that contracting state as per the criteria mentioned therein, that is domicile की वजह से, residence की वजह से, place of management, etc. etc. The convention in this regard intend to cover only the persons subject to comprehensive tax on their total income and thereby specifically exclude any person who is paying tax only on the income from source in that state। तो एक बात बताओ, रेजिडेंट आप किसी कंट्री के कब माने जाते हो? जब आप उस कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल हो, जब आप उस कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल हो करके, ठीक है, बट नॉट ड्यू टू सोर्स, ड्यू टू एनी अदर रीजन। एनी अदर रीजन मींस डोमिसाइल, रेसिडेंस, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। मीनिंग ऑफ लायबल टू टैक्स। अब एक बात बताओ, लायबल टू टैक्स का मतलब क्या होता है? लायबल टू टैक्स का मतलब क्या होता है? जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल। अब एक बात बताओ, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने डीटी में बताया था कि ट्रस्ट को तो टैक्स ही नहीं लगता, जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट को टैक्स लगता ही नहीं, क्योंकि ट्रस्ट की इनकम है वो पूरी एग्जेम्प्ट हो जाती है 11-12 में। वैसे ही अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी की इनकम भी क्या हो जाती है? एग्जेम्प्ट हो जाती है 13A में। तो क्वेश्चन ये आते हैं कि क्या ये इंडिया में लाइबल टू टैक्स में माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? आंसर इज लाइबल टू टैक्स तो माने ही जाएंगे ना, ये तो स्पेसिफिकली हमारे डोमेस्टिक लॉ में हमने उनको एग्जेम्पशन दे रखी है, तो टैक्स लग नहीं रहा है, बट लाइबल टू टैक्स तो है ही है भैया। इंडिया में लाइबल टू टैक्स तो है ही है, ये तो स्पेसिफिकली हमने डोमेस्टिक लॉ में प्रोविजन डाल के और इनको एग्जेम्पशन दे रखी है कि चलो तुम इंडिया में टैक्स मत भरो। या फिर जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं करके, ठीक है, आपने ऐसा देखा होगा कि जैसे चैरिटेबल वगैरह इंस्टीट्यूशन है, या फिर लाइबल टू टैक्स है ही नहीं। एक और बात बताओ, मान लो किसी कंपनी का लॉस है, एक मान लो मैं मेरी बात करता हूं, मैं बीबी हूं और मैंने क्या किया, मेरा इस साल का पीजीबीपी का 5 करोड़ का लॉस है, तो मेरे को टैक्स एक्चुअल में तो भरना नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं इंडिया का रेजिडेंस माना जाऊंगा या नहीं? अरे मैं माना जाऊंगा, आई एम लाइबल टू पे टैक्स इन इंडिया, बट वो तो इनकम नेगेटिव है इसलिए मैं टैक्स नहीं भर रहा हूं, बट आई एम लाइबल टू पे टैक्स तो माना ही जाऊंगा ना, मैं लाइबल टू टैक्स तो पे माना ही जाऊंगा। तो देखो क्या लिखा हो, मीनिंग ऑफ लाइबल टू टैक्स, अ रेजिडेंट इज अ पर्सन हु इज लाइबल टू टैक्स। लाइबल टू टैक्स का मतलब क्या होता है? इन मेनी स्टेट a person is considered liable to comprehensive taxation even if the contracting state does not in fact impose the tax। ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो किसी कंट्री ने वहां पे टैक्स इंपोज ही नहीं किया तो भी वो पर्सन वहां लाइबल टू पे टैक्स तो माना जाएगा ना। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एक पर्सन है जो दुबई का रेजिडेंट है। कहां का रेजिडेंट है? दुबई का। अब दुबई में अभी टैक्स लग नहीं रहा है, लेकिन अगर दुबई में टैक्स लगेगा तो दैट पर्सन विल बी लाइबल टू पे द टैक्स ना, वो लाइबल टू पे द टैक्स तो माना जाएगा ना। तो दुबई का अगर एक बंदा है तो क्या इंडिया यूएई ट्रीटी का बेनिफिट वो ले सकता है या नहीं ले सकता है? ही इज द रेजिडेंट ऑफ दुबई करके, इवन वहां टैक्स लग नहीं रहा है बट ही इज लाइबल टू पे टैक्स। अगर कल उठ के दुबई टैक्स लगाता है, जैसे दुबई में अभी इन्होंने वैट लगाया, हो सकता है कल जाके इनकम टैक्स लगाता है, तो ही इज लाइबल टू पे टैक्स ना। नेक्स्ट पार्ट, फॉर एग्जाम्पल
इसके एग्जाम्पल भी दिए, जैसे पेंशन फंड है, इनको भी टैक्स नहीं लगता है। पेंशन फंड, चैरिटी, अदर ऑर्गेनाइजेशन आर सब्जेक्ट टू टैक्स लॉ बट एग्जेम्प्ट अंडर डोमेस्टिक लॉज अपॉन सेटिस्फाइंग सम कंडीशन। मोस्ट स्टेट व्यूज सच एंटिटी इज लाइबल टू पे टैक्स। बहुत सारी स्टेट ये मानती है कि ऑब्वियसली इट इज लाइबल टू पे टैक्स। हाउएवर सम स्टेट डू नॉट कंसीडर एंटिटीज बीइंग रेजिडेंट दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर डोमेस्टिक लॉ। बट बहुत सारी कंट्री है वो इनको लाइबल टू पे टैक्स ना मान के, और इनको है वो वहां का रेजिडेंट नहीं मानती है करके, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, इतना कोई है नहीं इतना बड़ा खास करके, ठीक है। चलो तो देखो, अब एक बात समझना, फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी को क्या माना जाएगा, क्या रेजिडेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो अब एक बात समझना, फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी की बात अपन कल कर रहे थे, जो अपन ने आर्टिकल नंबर 1 में पढ़ा था, उसका रेफरेंस अब यहां पे वापस आ जाएगा। मैं इस एग्जांपल को वापस लेके आता हूं। एक बात समझना, ये जो है फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी, फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी की बात कर रहा था फर्म एबीसी फर्म। एबीसी फर्म कहां की थी, यूके की थी। अब यूके की थी, उसके 2 पार्टनर रेजिडेंट थे यूके के, और तीसरा जो है वो मिस्टर सी है, वो रेजिडेंट था पाकिस्तान का। अब देखो, फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी है, क्या इस एंटिटी को यूके का रेजिडेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इसको यूके का रेजिडेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अगर क्या ये बेनिफिट ले सकती है या नहीं ले सकती, ये बेनिफिट ले सकती है या नहीं। तो देखो, बहुत सारी कंट्री तो ऐसा बोलती है कि नहीं, जब फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी है तो ये रेजिडेंट कैसे बनी, ठीक है। लेकिन बहुत सारी कंट्री ऐसा बोलती है कि फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी है तो ये भी रेजिडेंट यूके की मानी जाएगी, बट ये बेनिफिट सिर्फ कितने पे ले सकती है, 2 करोड़ पे। ये जो बेनिफिट है वो सिर्फ 2 करोड़ पे ही ले सकती है, जो 2 करोड़ का इनकम रहेगा, क्योंकि उसके पार्टनर कितने हैं रेजिडेंट यूके के, दैट इज द 2A एंड B, तो उतना बेनिफिट ले पाएगा। तो उसी के लिए इन्होंने ये बोला है। तो पहले तो ये लोग ये बोलेंगे कि फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी है वो रेजिडेंट नहीं मानी जाती, लेकिन अगर मान लो वो रेजिडेंट मानी जाए तो कौन से हद तक मानी जाएगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कवरेज ऑफ फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी लाइबल टू टैक्स इज अ प्री कंडीशन टू कंसिडर अ पर्सन रेजिडेंट। लाइबल टू पे टैक्स होना चाहिए, लेकिन फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी को कुछ टैक्स ही नहीं भरना पड़ता। टैक्स तो अल्टीमेट कौन भरते हैं, पार्टनर भरते हैं। तो देखो क्या लिखा है, fiscally transparent entity liable to pay tax is a condition to consider a person as resident of contracting state. However, where a state disregard a partnership from को disregard कर दिया, बोला ये तो ट्रांसपेरेंट है for the tax purpose and treats it as a fiscally transparent entity, taxing the partner on their share of the partnership income, the partnership itself not liable to pay tax may not therefore be covered as the resident of that state. ये एक व्यू माना जाता है कि उसको वहां का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। दूसरा, in such a cases since the income of partnership flow through the partner under the domestic law of that state, the partner are the person who are liable to pay tax. partner है वो उसको टैक्स भरना पड़ेगा, that the income, and thus the appropriate person to claim the benefit of convention concluded by state on which they are resident. This latter result will be achieving even if under the domestic law of that state of source the income is attributed to partnership which is treated as the separate and taxable entity. इन्होंने बोला कि फिर जो है वो DTAA का बेनिफिट है वो पार्टनर ले लेंगे करके, ठीक है। लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव फिर आगे दे रखा है। देखो आगे क्या दे रखा है इन्होंने, फॉर स्टेट विच कुड नॉट अग्री विद दिस इंटरप्रिटेशन, इस इंटरप्रिटेशन से अग्री नहीं करते, वो बोलते हैं कि जो फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी है उसको भी रेजिडेंट माना जाएगा, बट रेजिडेंट कहां तक माना जाएगा पता है, रेजिडेंट माना जाएगा बट कितना माना जाएगा, जितने उसके पार्टनर उस कंट्री के रेजिडेंट है, ठीक है। तो जैसे अपने जो एग्जांपल में एबीसी जो थी, वो एबीसी फर्म है यूके की, उसको रेजिडेंट माना जाएगा, बट कितनी इनकम के लिए रेजिडेंट माना जाएगा, जो ए और बी के अप्रोप्रिएट 2 करोड़ इनकम थी उसके लिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, for states means country which could not agree with the interpretation of the article, it would be possible to provide for the result in the special provision which would avoid the resulting potential double taxation where the income of partnership is different allocated by the 2 states. Consequently, article 1(2) clarify, जो 1(2) में अपन ने क्लेरिफिकेशन दिया था वो यहां पे काम आ रहा है। क्या आ रहा है, clarify that convention will apply to the partnership income, इस फर्म की इनकम पे वो कन्वेंशन लगेगा, to the extent that income is treated for the purpose of taxation of that state as the income of partner who are resident of that state. The same treatment will apply to the income of other entities or arrangements that are treated as fiscally transparent under the tax law of contracting state. तो देखो बेटा,
यहां पे बड़ा सिंपल है, अपन ने 1 घंटा लिया है इस पार्ट पे करके, ठीक है, बट बड़ा ही सिंपल बात की है करके, ठीक है, इतना कोई ऐसा डिफिकल्ट है नहीं, बड़ी बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें हैं। चलो मैंने आर्टिकल चालू किया, सबसे पहला आर्टिकल मैंने आपको एक तो 2 पढ़ाया, उसके बाद मैं 4 पे आ गया, और 4 आर्टिकल में मैं बता रहा हूं रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब क्या? तो रेजिडेंट, देखो इंडिया सिंगापुर ट्रीटी तो कितना मस्त बोल के निकल जाती है कि रेजिडेंशियल स्टेटस आप अपने डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से देख लो, और ऐसा ही होता है, डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से ही होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने मॉडल टैक्स कन्वेंशन में क्या लिखा कि रेजिडेंट का मतलब कोई भी पर्सन किसी कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल है, लायबल टू पे टैक्स। Means any person is liable to pay tax in that country. Any person is liable to pay tax in that country. Liable to pay tax in that country due to domicile, due to residence, due to place of management, due to place of incorporation या any other similar criteria से अगर आप किसी कंट्री में liable to pay tax हो तो आप उस कंट्री के रेजिडेंट माने जाओगे। बट सोर्स को छोड़ के, बड़ा सिंपल सा बात है, एक बात बताओ, सोर्स को हटा दो, आपके फादर है या आपके मदर है, आप बताओ वो इंडिया में टैक्स क्यों भरते हैं? क्योंकि वो इंडिया के रेजिडेंट है, तो वो इंडिया के रेजिडेंट बन गए क्योंकि डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से रेजिडेंट है। अब एक बात बताओ, हो सकता है वो नॉन रेजिडेंट होते और सिर्फ सोर्स इंडिया में होता तो वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, उसको इंडिया के रेजिडेंट नहीं लेते अपन। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी पर्सन किसी कंट्री में लायबल टू पे टैक्स है ओनली ड्यू टू द कौन सी वजह से? रेसिडेंस की वजह से, डोमिसाइल की वजह से, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट की वजह से, प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की वजह से, एंड नॉट ड्यू टू सोर्स। नॉट ड्यू टू सोर्स वो रेसिडेंट माना जाएगा उस कंट्री में। तो मैं जो हूं, मैं इंडिया में टैक्स किस लिए भर रहा हूं? क्योंकि आई एम रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसलिए टैक्स भर रहा हूं सिर्फ। और रबाड़ा इंडिया में टैक्स क्यों भरता है? क्योंकि यहाँ का सोर्स है, तो उसको छोड़ो, वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, बट मैं इंडिया का रेसिडेंट माना जाऊंगा। आगे इन्होंने ये दे रखा है कि मीनिंग ऑफ लाइबल टू टैक्स का मतलब क्या होता है? लाइबल टू टैक्स का मतलब, देखो आप पे टैक्स के लिए लाइबल हो, इवन इस साल लॉस है आपका, बट आप लाइबल टू टैक्स तो हुई हो। बहुत सारे ट्रस्ट वगैरह है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जिनको टैक्स नहीं लगता, बट वो लाइबल टू टैक्स तो है ही। अगर वो एग्जेम्पशन कलूट के हटा दी जाती है तो दे आर लाइबल टू पे द टैक्स, तो वो लाइबल टू पे द टैक्स में आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी का क्या करना? तो इन्होंने बोला कि फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी के केस में क्या होता है कि बहुत सारी कंट्री तो ऐसी है कि फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी इज नॉट लायबल टू पे टैक्स, अल्टीमेटली टैक्स तो पार्टनर पे करते हैं। तो फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी जब टैक्स पे करने के लिए लायबल ही नहीं है करके, ठीक है, तो उस केस में वो किसी कंट्री की रेजिडेंट मानी ही नहीं जाएगी। लेकिन बहुत सारी कंट्रियों ने क्या कर रखा है पता है? अपने डोमेस्टिक लॉ में फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी को भी रेजिडेंट बना रखा है। तो बोला चलो रेजिडेंट बना दो, लेकिन वो रेजिडेंट सिर्फ उतनी इनकम के टैक्स ट्रीटी बेनिफिट वो कितना ले पाएगी पता है? जितना उसके पार्टनर उस कंट्री के रेजिडेंट है। अपने एग्जांपल में, यूके वाले एग्जांपल में 2 पार्टनर यूके के रेजिडेंट थे, तो वो 2 ही ले पाएंगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट चालू होगा कि अगर आप 2-2 जगह के रेजिडेंट हो तो क्या करोगे? अगर आप 2-2 जगह के रेजिडेंट हो तो क्या करोगे? तो पहले मैं आपको इंडिया सिंगापुर ट्रीटी में बता दूं क्या लिखा हुआ है कि 2-2 जगह के रेजिडेंट हो तो क्या करोगे। तो चलो मैं पहले इंडिया सिंगापुर ट्रीटी लेके जाता हूं। बड़ा सिंपल है, यहां तो सर दे रखा, सर ओरिजिनल ट्रीटी है वो ज्यादा सिंपल है एज कंपेयर टू मॉडल करके, ठीक है। देखो, वेयर बाय रीजन द प्रोविजन ऑफ पैराग्राफ 1 अ इंडिविजुअल, पहले बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, किसकी? इंडिविजुअल। Individual is resident of both the contracting state, then this status will be determined as follows। अगर मान लो आप दोनों कंट्री के रेजिडेंट हो गए तो आप कौन सी कंट्री के रेजिडेंट माने जाओगे? तो देखो क्या लिखा हुआ है, he shall be deemed to be the resident of state in which he has a permanent home available to him। अगर कोई इंडिविजुअल दोनों कंट्री का रेजिडेंट हो गया, मैं इंडिया का भी रेजिडेंट, सिंगापुर का भी रेजिडेंट, तो मैं रेजिडेंट कौन सी कंट्री का माना जाऊंगा? मैं उस कंट्री का रेजिडेंट माना जाऊंगा जहां पे मेरा परमानेंट होम है, जहां मेरा परमानेंट होम है। इफ ही हैज अ परमानेंट होम अवेलेबल टू हिम इन बोथ द स्टेट, then he shall be deemed to be the resident of the state with which his personal and economic relationship are closer, that is a center of vital interest। मतलब जहां पे आपका इकोनॉमिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप ज्यादा क्लोजर है वहां के आप रेजिडेंट माने जाओगे। तो देखो, इंडिया सिंगापुर ट्रीटी क्या बोलती है कि आप इंडिया के और सिंगापुर के दोनों के रेजिडेंट बन गए, तो फिर आप कौन सी कंट्री के रेजिडेंट माने जाओगे? जहां आपका परमानेंट होम है। अगर परमानेंट होम दोनों जगह है तो फिर आप उस कंट्री के रेजिडेंट माने जाओगे जहां पे आपका इकोनॉमिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप ज्यादा क्लोजर है। ऐसा DTAA में क्वेश्चन मैंने करवाया था और मैंने बोला था कि अगर इससे ज्यादा मैं आपको टैक्स कन्वेंशन टॉपिक में पढ़ाऊंगा करके, ठीक है। अगर ऐसा दोनों जगह घर नहीं है आपका तो क्या होगा करके, ठीक है, या इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप पता ही नहीं चल रहा है तो क्या होगा, तो उसके बाद में
हैं, अगले वाले पॉइंट में जाएंगे। देखो, इफ द स्टेट इन विच ही हैज अ सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइन, उसका डिटरमाइन ही नहीं हो पा रहा है कि कहां पे, दोनों जगह सेम जैसे लग रहा है, और ही हैज नॉट अ परमानेंट होम अवेलेबल हिम इन आइदर स्टेट, घर है ही नहीं बेचारा, गरीब आदमी है, गरीब आदमी जिसके पास घर ही नहीं है रहने को एक भी, he shall be deemed to be the resident of a state in which he has a habitual abode, तो वो उस कंट्री का रेजिडेंट माना जाएगा जहां वो हैबिचुअली अबोर्ड करता है। हैबिचुअली अबोर्ड मतलब नॉर्मली हैबिचुअली वो कहां रहता है, उस कंट्री का वो रेजिडेंट माना जाएगा। बट मान लो हैबिचुअली अबोर्ड है वो दोनों कंट्री में करता है या कहीं नहीं करता है, हैबिचुअली अबोर्ड है वो दोनों कंट्री में करता है या कहीं नहीं करता है, तो कहां का रेजिडेंट माना जाएगा? If he has a habitually abode in both state or neither of them, he shall be deemed to be the resident of a state in which he is a national, फिर वो उस कंट्री का रेजिडेंट माना जाएगा जिस कंट्री का वो नेशनल है, जिस कंट्री का वो नेशनल है वो उस कंट्री का रेजिडेंट माना जाएगा। बट मान लो वो किसी कंट्री का नेशनल नहीं है या दोनों कंट्री का नेशनल है, if he is a national of both the state or neither of the state, then competent authority of contracting state shall settle the question by the mutual agreement, तो फिर इंडिया और सिंगापुर की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठेगी और बोलेगी चल इधर बैठ, तेरे को बताते हैं तू रेजिडेंट कहाँ का है करके, ठीक है, तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस उसका निकाल लेंगे। नेक्स्ट पार्ट, वेयर द पर्सन, वेयर द रीजन ऑफ प्रोविजन ऑफ पैराग्राफ 1 पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को छोड़ के, इंडिविजुअल में ये टाई ब्रेकर रूल लगेंगे, अगर इंडिविजुअल नहीं है तो उस जैसे कंपनी पार्टनरशिप में, तो डीम टू बी रेजिडेंट ऑफ द स्टेट इन विच प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज सिचुएटेड, मींस पोयम जहां सिचुएटेड है, ऐसा इंडिया सिंगापुर DTAA बोलता है। अब अपन देखेंगे मॉडल टैक्स कन्वेंशन में क्या, क्योंकि मॉडल ये जो इंडिया सिंगापुर DTAA ये कब साइन हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया था कल, 94 में साइन हुआ था और वो 2017 में अमेंड हुई है। जो मॉडल है वो मॉडल अभी अमेंड हुआ है, तो मॉडल में कुछ चीजें अलग लिखी हुई है। मॉडल क्या है वो मैं अब मॉडल पे आपको लेके जाता हूँ, और मॉडल पे लेके जाता हूं, और मैं लेके जाता हूं सीधा आपको पैरा नंबर 2 पे। पैरा नंबर 1 बड़ा प्योर बोलता है, बड़ा सिंपल बोलता है, किसी भी कंट्री के रेजिडेंट कब माने जाओगे, जब उस कंट्री में आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हो, यू आर लायबल टू पे टैक्स ड्यू टू योर डोमिसाइल, योर रेसिडेंस, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड नॉट ड्यू टू सोर्स, मतलब कुल मिला के उस डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से आप उस कंट्री के रेजिडेंट हो, ठीक है, डन। नेक्स्ट पार्ट, वेयर बाय रीजन ऑफ प्रोविजन ऑफ पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 1 में जो अपन ने पढ़ा था उसकी वजह से इंडिविजुअल, अंडरलाइन द वर्ड इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल की बात अभी कर रहे हैं, इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट ऑफ बोथ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, दोनों स्टेट का रेजिडेंट बन गया, मतलब रेजिडेंट दो बोथ स्टेट। कैसे बन सकता है दोनों का, मैं बताया था ना, जैसे मान लो इंडिया का लॉ बोलता है 60 डेज और मोर 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, वो सेटिस्फाइड हुआ। सिंगापुर के लॉ के हिसाब से भी रेजिडेंट बन गया, हो सकता है सिंगापुर का लॉ बोलता है सिर्फ 100 डेज, सिंगापुर का लॉ बोलता है सिर्फ 100 डेज, तो आप सिंगापुर के भी रेजिडेंट बन गए। देन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस शेल बी डिटरमाइन एज फॉलोज, इसी को, ये जो 4 रूल है ना, इसको बोला जाएगा टाई ब्रेकर रूल, और ये रट लेना पेपर नंबर 7 के लिए भी। पेपर नंबर 7 है ना, वो पेपर नंबर 7 के लिए भी रट लेना, क्योंकि एग्जाम में पेपर नंबर 7 में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द टाई ब्रेकर रूल इफ रेजिडेंट इज लाइक इफ इंडिविजुअल इज रेजिडेंट ऑफ बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। समझना क्या लिखा हुआ है, अगर वो दोनों कंट्री का रेजिडेंट हो गया तो क्या करेंगे समझना, हाँ, ही शैल बी डीम्ड टू बी द रेजिडेंट ओनली ऑफ द स्टेट इन विच ही हैज अ परमानेंट होम अवेलेबल टू हिम, ठीक है, and if he has a permanent home available to him in the both the state, he shall be deemed to be the resident only in the state in which his personal and economic relationship are closer, जिसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट। तो ये मैं बताऊं, एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, अपन इंडिया सिंगापुर DTAA की बात कर रहे थे, उसमें भी तो यही लिखा हुआ था, उसमें भी तो ये लिखा हुआ था कि जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं विराट कोहली की बात करता हूं, विराट कोहली इंडिया और यूके का दोनों का रेजिडेंट बन गया, विराट कोहली है वो इंडिया यूके दोनों का रेजिडेंट बन गया, दोनों के वहां कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, डोमेस्टिक लॉ में रेजिडेंट बन गया। अब रेजिडेंट कहां का मानेंगे, जहां उसका परमानेंट होम है। अब पता चला कि इंडिया में भी परमानेंट होम है दिल्ली में विराट कोहली का, एंड यूके में भी उसने अपना परमानेंट होम ले रखा है। तो फिर अपन ये देखेंगे, देखो दोनों जगह परमानेंट होम है, दोनों जगह होम है, तो ये देखना पड़ेगा कि उसका पर्सनल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप कहां पे ज्यादा क्लोज है। तो पता चला कि मुंबई में उसका एक होटल है विराट कोहली का, दिल्ली में एक क्रिकेट एकेडमी है, तो इसका इकोनॉमिक रिलेशनशिप इंडिया में ज्यादा क्लोजर लग रहा है। एज वेल एज द पर्सनल की बात करोगे तो अनुष्का शर्मा भी इंडिया में रहती है,
जो अनुष्का शर्मा है, वो अनुष्का शर्मा भी इंडिया में रहती है, तो उसका इकोनॉमिक एज वेल एज पर्सनल रिलेशनशिप है वो ज्यादा क्लोजर कहां पे है, इंडिया में है, तो वो रेजिडेंट कहां का माना जाएगा, इंडिया का माना जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर दोनों जगह होम है, पहले तो आप देख लो, पहला सबसे पहला स्टेप, पहला टाई ब्रेकर, पहली चीज क्या रहती है, आपको देखना परमानेंट होम कहां है, जहां है वहां का रेजिडेंट बनाओ, दोनों जगह है तो आपको देखना है कि भैया इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप कहां क्लोजर है। तो वापस पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 1 को, देखो he shall be deemed to be the resident only of the state in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in the both the state, he shall be deemed to be resident only of the state in which his personal and economic relationship are more closer, that is center of vital interest. If the state in which he has central or vital interest cannot be determined, मीन्स उसका इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप कहां पे ज्यादा है पता ही नहीं चल रहा है करके, ठीक है, उसका इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो कहां पे ज्यादा है, सेंट्रल और वाइटल इंटरेस्ट कहां पे वो पता ही नहीं चल रहा है करके, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, और ही हैज नॉट अ परमानेंट होम अवेलेबल टू हिम इन आइदर स्टेट, किसी भी जगह उसका घर नहीं है, किसी भी जगह उसका घर है वो घर नहीं है करके, ठीक है, तो उस केस में ही शैल बी डीम्ड टू बी द रेजिडेंट ओनली ऑफ द स्टेट इन विच ही हैज अ हैबिचुअल अबोर्ड। ये देखेंगे कि वो हैबिचुअली कहां पे अबोर्ड कर रहा है, वो हैबिचुअली कहां पे अबोर्ड कर रहा है। अब एक और चीज समझना, इफ ही हैज अ हैबिचुअली अबोर्ड इन बोथ द स्टेट or neither of them, both the state or neither of them, then he shall be deemed to be the resident only of the state in which he is a national। उसको देखेंगे कि वो कहां का नेशनल है, वो नेशनल कहां पे अपनी, उसकी नेशनलिटी कहां की है, अगर आपकी नेशनलिटी है वो किस कंट्री की है, जैसे अपन है वो इंडियन नेशनल है करके, ठीक है, तो नेशनलिटी कहां की है वो अपन देखेंगे, अगर दोनों में हैबिचुअली अबोर्ड करता है या कहीं नहीं करता है तो जहां का नेशनल है वहां का वो रेजिडेंट माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर वो नेशनल है वो दोनों स्टेट का है या किसी स्टेट का नहीं है, वो नेशनल दोनों स्टेट का है या किसी स्टेट का नहीं है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट शैल सेटल द क्वेश्चन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये दोनों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठेगी, इंडिया वाली और बाहर वाली, और वो देख के बताएगी कि भैया तुम रेसिडेंट है वो इस कंट्री के माने जाओगे। दिस इज कॉल्ड टाई ब्रेकर रूल। देखो बड़ा सिंपल, पहला क्या है, पहला सबसे पहला आप अगर दोनों कंट्री के रेजिडेंट बन गए और इंडिविजुअल हो तो सबसे पहले देखना है आपको, क्या देखोगे सबसे पहले कि भैया आपका परमानेंट होम कहां है। परमानेंट होम अगर कहीं मिल गया तो आप वहां के रेजिडेंट। अगर परमानेंट होम दो जगह है, दोनों जगह है, तो आप देखोगे दैट इज इकोनॉमिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप। बट परमानेंट होम कहीं नहीं है, मतलब एक बात बताओ, होम है ही नहीं, आप नाइदर होम, एक बात बताओ आपका घर ही नहीं है, तो घर कहीं नहीं है, तो आप एक बात बताओ, क्या आप इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप देखोगे? नहीं। अगर आपका घर नहीं है ना तो सीधा आप देखोगे हैबिचुअली अबोर्ड कहां करते हो। देखो आप सीधा, अगर आपका कहीं पे घर नहीं है करके, ठीक है, तो उस केस में आप सीधा बी पॉइंट पे आओगे। इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं देखना, इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप तभी देखना है जब आपका दोनों जगह घर है। नॉर्मली एक जगह जहां घर है वहां के आप रेजिडेंट, दोनों जगह घर है तो इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप देखना है। अगर मान लो इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप पता ही नहीं चल रहा है या घर दोनों में से कहीं नहीं है तो हैबिचुअली अबोर्ड पे जाओगे, और अगर हैबिचुअली अबोर्ड पता नहीं चल रहा है या दोनों जगह है तो आप नेशनल पे जाओगे। नेशनल दोनों जगह है या कहीं नहीं है तो उस केस में आप क्या करोगे, फिर तो क्या होगा पता है, दोनों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपस में बैठेगी, दोनों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपस में बैठेगी और आपस में बैठ के आपका डिसाइड करेगी कि आप रेजिडेंट कौन सी कंट्री के माने जाओ। तो अब एक बात बताओ, परमानेंट होम का मतलब क्या है? परमानेंट होम का मतलब क्या? इसका मतलब ऐसा होता है कि आप घर के ओनर ही होने चाहिए? नहीं। अगर आप घर के ओनर भी नहीं हो, आप ओनर की जरूरत नहीं है, आप अगर भाड़े पे भी रहते हो कहीं पे, बट परमानेंस होना चाहिए, मतलब वहां पे परमानेंस नाम की कोई चीज होनी चाहिए। अगर आप मान लो परमानेंस है, या फिर आपने लॉन्ग पीरियड के लिए, भले वो रेंटल पे लिया है घर, रेंटल पे घर लिया है करके, ठीक है, बट लॉन्ग पीरियड के लिए लिया है, तो वहां आपका परमानेंट होम है वो माना जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो, तो आप एक काम करो, यहां से लेके यहां तक एक बार आप रीड करो, यहां से लेके यहां तक आप एक बार रीड करो, ये ऊपर वाला जो दे रखा है नोट्स वाला, रीड करो यहां तक, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका पैरा नंबर 3। रीड करो फटाफट।
डन पीपल, पढ़ा आप लोगों ने? डन पीपल, चलो अब एक बात समझना। चलो ये तो बात हो गई तुम्हारी किसकी, ये तो बात हो गई इंडिविजुअल की। यहां तक जो बात की हुई थी वो आपके इंडिविजुअल की बात थी कि इंडिविजुअल कहां का रेजिडेंट माना जाएगा अगर दोनों कंट्री का रेजिडेंट बन गया। तो अब एक बात समझना, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। और तुम्हारा पैरा नंबर 3, इंडिविजुअल को छोड़ के, अगर मान लो इंडिविजुअल को छोड़ के अपन बात करते हैं कंपनी की, फर्म की, तो सर ये कहाँ के रेजिडेंट माने जाएंगे जब दोनों कंट्री के रेजिडेंट बन गए? तो फिर कहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा? तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला हुआ है, देखो उसमें तो क्या था, सिंगापुर डीटीडब्ल्यू और इंडिया डीटीडब्ल्यू में तो ये लिखा हुआ था कि वो जहां उसका पोयम होगा, बट मैं बताऊं यहाँ पे तो कुछ अलग ही है। यहाँ पे अलग बोला है, यहाँ पे बोला है कि वो फिर अगर मान लो कंपनी, पार्टनरशिप फर्म वगैरह है, दोनों कंट्री के रेजिडेंट है, तो उस केस में क्या होगा कि अपनी जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, और फॉरेन की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो मिल बैठ के डिसाइड करेंगे, वो मिल बैठ के डिसाइड करेंगे करके, ठीक है, केस टू केस वो डिसाइड करेंगे। देखो क्या लिखा हो, वेयर अ रीजन ऑफ पैराग्राफ नंबर 1, अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। देखो अदर देन इंडिविजुअल का मतलब कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, बाकी सब, दैट इज अदर देन इंडिविजुअल, is a resident of both contracting state, the competent authority of contracting state shall endeavor that determine the mutual agreement, the contracting state in which such person shall be deemed to be the resident of person of that convention, having regard to its place of effective management, the place where incorporation or otherwise constituted, एंड एनी अदर रिलेवेंट फैक्टर। मींस कुल मिला के मैप से डिसाइड होगा म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर। अगर कोई कंपनी दो कंट्री की रेजिडेंट है तो दोनों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठेगी और दोनों बैठ के और डिसाइड करेगी कि वो कंपनी रेजिडेंट कौन सी कंट्री की मानी जाए। इन द एब्सेंस ऑफ सच अग्रीमेंट, मान लो अग्रीमेंट हुआ ही नहीं, एक कंपनी है जो मतलब दोनों कंट्री की रेजिडेंट है बट मैप नहीं बना, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, such person shall not be entitled to any relief or exemption from the tax provided by the convention। में जो कन्वेंशन में जो दे रखा है बेनिफिट, वो बेनिफिट ही नहीं मिलेगा आपको, मतलब कन्वेंशन आप पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा, except to the extent in such manner as may be agreed upon by competent authority of the contracting state। अगर contracting state की competent authority किसी पार्ट पे अग्री हुई है, सिर्फ उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज कोई भी आपको बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो देखो बड़ा सिंपल है कि अगर मान लो इंडिविजुअल को छोड़ के कोई भी पर्सन है वो दोनों कंट्री का रेजिडेंट हो गया, तो उसको रेजिडेंट उस कंट्री का मानेंगे, वो डिसाइड करेगी दोनों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक कंट्री की दूसरी कंट्री की आपस में बैठेंगे और मैप बनाएंगे, दैट इज म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर, और उससे डिसाइड हो जाएगा। आगे नोट्स दे रखे, और ये नोट्स क्या दे रखे, देखो बेटा, पैराग्राफ 3 ऑफ द ओईसीडी एंड यूएन मॉडल कंसर्न कंपनीज एंड अदर बॉडीज ऑफ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। The situation of dual residency may arise in case of company and other non-corporate bodies in a case where one contracting state that is attaches importance of the place of incorporation and other state of place of effective management। ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कब ऐसे कंपनी वगैरह दो कंट्री की रेजिडेंट बन सकती है। ऐसा हो सकता है जैसा अपन ने एग्जांपल लिया था, आपको पता है जब मैं पोयम वगैरह पढ़ा रहा था, तो एक कंपनी थी, वो यूके की थी, और यूके की कंपनी थी जिसका नाम है मान लो लाइक दैट इज द सनी लिमिटेड, और सनी लिमिटेड यूके का कंपनी था, इनकॉर्पोरेटेड यूके में हुआ था। अब मान लो यूके का लॉ बोलता है कि अगर इनकॉर्पोरेटेड इन यूके तो वहां के रेजिडेंट माने जाओगे, मान लो यूके का लॉ ये बोलता है, और उसका क्या हुआ कि पोयम इंडिया में था, तो पोयम इंडिया में था तो इंडिया में भी रेजिडेंट बन गई, इंडिया में रेजिडेंट बन गई, फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट बन जाती है, तो पोयम इंडिया में है तो रेजिडेंट बन जाएगी, तो ये दो कंट्री की रेजिडेंट हो गई ना। तो नॉर्मली दो कंट्री की रेजिडेंट कब होती है पता है, कि जब पोयम एक कंट्री में है
और अगर दूसरी कंट्री ये बोलती है कि इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी उस कंट्री की है, वो वहां की रेजिडेंट मानी जाएगी, तो उस केस में ये दो कंट्री की रेजिडेंट बन सकती है। केस टू केस अप्रोच जाएगा। Until 2017, the sole tiebreaker rule resolving double taxation dispute was place of effective management। पहले क्या था कि सिर्फ place of effective management जहां पे है वहां की रेजिडेंट मानी जाएगी, जैसा इंडिया सिंगापुर DTAA में लिखा हुआ था। लेकिन ये 2017 से अमेंडमेंट कर दिया और 2017 से बोला कि अगर कोई कंपनी है वो दो कंट्री की रेजिडेंट है तो वो दोनों कंट्री आपस में मिल बैठ के और मैप से डिसाइड करेगी कि वो रेजिडेंट किसकी है। In 2017, the Committee on the Fiscal Affair recommended a change to case-by-case approach considering the number of tax avoidance cases involving dual residency companies. Determination under the case-by-case approach will be requested by the concerned taxpayer through Article number 25, that is Mutual Agreement Procedure. Article number 25 हम पढ़ेंगे मैप वाला करके, कैसे मैप होता है, क्या होता है, तो म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर से डिसाइड होगा कि वो रेजिडेंट कहाँ की मानी जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, फैक्टर टू बी टेकन इनटू अकाउंट ड्यूरिंग द मैप प्रोसीडिंग। मैप प्रोसीडिंग में क्या देखा जाएगा, जब मैप देखा जाएगा, जब दोनों कंट्री आपस में मैप बनाएगी और पता करेगी वो कहां की रेजिडेंट है, तो क्या देखा जाएगा। The competent authority would be expected to take account of various factors such as where the meeting of the person's board of director or equivalent body are usually held। ये देखेगी कि मीटिंग कहां पे हो रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कहां हो रही है। Where the CEO or other senior executive usually carry on their activities, where the senior day-to-day management of the person is carried on, where the person's headquarters are located, which country's laws govern legal status of the person, where the accounting record are kept, whether determining that the legal person is a resident of one of the contracting state but not of the other for the purpose of the convention would carry the risk of the improper use of the provision of the convention, etc etc। तो इन्होंने बोला कि भैया जब वो दोनों आपस में बैठेगी तो क्या क्या चीजों को कंसिडर करेगी, वो देखेगी सीईओ कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, अकाउंटिंग कहाँ होता है, वो मतलब इनकॉर्पोरेट कौन सी कंट्री में, वो सब चीजों के फैक्टर को कंसिडर करने के बाद डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि अगर मान लो मैप नहीं है तो उस केस में आपको ट्रीटी का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, DTAA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लो जो दोनों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कुछ अग्री किया है कि अगर मान लो मैप नहीं है तो भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, तो उतना बेनिफिट मिलेगा। देखो क्या लिखा है, द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ 3 प्रोवाइड दैट in the absence of the determination by the competent authority, the dual resident person shall not be entitled to any relief or exemption under the convention except to the extent and in such a manner as may be agreed upon by the competent authority। अगर दोनों कंट्री की competent authority ने कुछ अग्री किया है कि चलो हम उतना बेनिफिट आपको देंगे, भले मैप नहीं है तो उतना बेनिफिट मिलेगा, बाकी वाला नहीं मिलेगा। This will not, however, prevent the taxpayer from being considered as resident of each contracting state for the purpose other than granting treaty relief or exemption of that person। मतलब उसको treaty benefit नहीं मिलेगा, treaty relief नहीं मिलेगा, बट वो दोनों कंट्री का रेजिडेंट माना जाएगा। फिर वो जैसे सेक्शन 91 में जो रिलीफ वगैरह मिलती है वो उसको मिलेगी करके, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, तो मैंने आपको आर्टिकल नंबर 4 पढ़ाया, आर्टिकल नंबर 4 को एक बार मैं अगर रिवाइज करवाना चाहूं तो मैं रिवाइज कैसे करवाऊंगा, समझने की कोशिश करना। अगर मैं रिवाइज करवाना चाहूं तो मैं रिवाइज कैसे करवाऊंगा आर्टिकल नंबर 4 को। मैंने अभी तक आपको 3 आर्टिकल पढ़ा है। आर्टिकल 1 दैट इज द पर्सन कवर्ड, कोई भी ट्रीटी उस पर्सन पे तभी लगेगी जब वो पर्सन उस कंट्री का रेजिडेंट है। दूसरा आर्टिकल टैक्सेस कवर्ड, कि कौन कौन से टैक्सेस कवर्ड होते हैं, टैक्सेस की लिस्ट होती है, नाम लिखे होते हैं। फ्यूचर टैक्सेस भी आ जाते हैं बहुत बार, के फ्यूचर में जो टैक्सेस लगने वाले हैं वो भी उसमें कवर हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टैक्सेस। अब एक बात समझना, आर्टिकल नंबर 4 है वो रेजिडेंट की बात करता है, आर्टिकल नंबर 4 है वो रेजिडेंट की बात करता है। और क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी पर्सन किसी कंट्री का रेजिडेंट कब माना जाएगा। तो देखो बेटा, रेजिडेंट कब माना जाएगा, उसका पैरा नंबर 1 ये बोलता है कि कोई पर्सन किसी कंट्री में लाइबल टू पे टैक्स है, कोई पर्सन किसी कंट्री में लाइबल टू पे टैक्स है। और वो लाइबल टू पे टैक्स कौन सी वजह से है पता है, डोमिसाइल की वजह से, रेसिडेंस की वजह से, डोमिसाइल की वजह से, रेसिडेंस की वजह से, प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की वजह से, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट की वजह से, या एनी अदर रीजन की वजह से, लेकिन सोर्स की वजह से नहीं, सोर्स की वजह से नहीं, सोर्स की वजह से रेजिडेंट नहीं हो, सोर्स की वजह से लाइबल टू पे टैक्स नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद में अगर मान लो कोई पर्सन है वो दो कंट्री का रेजिडेंट बन गया, तो उसको कैसे मानेंगे कि कौन सी कंट्री का रेजिडेंट है। तो बड़ा सिंपल है, देखो अगर दोनों कंट्री का रेजिडेंट बन गया तो उसमें 2 पार्ट, सबसे पहले इंडिविजुअल है या अदर पर्सन है। अदर के लिए तो बड़ा सिंपल है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी।
अदर के लिए तो बड़ा सिंपल है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि वो रेजिडेंट कहाँ का है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल डिसाइड कि दैट पर्सन विल बी रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। बट अगर मैं मान लो बात करूं इंडिविजुअल के लिए, तो इंडिविजुअल के लिए टाई ब्रेकर रूल है, और इन्हीं को टाई ब्रेकर रूल बोला जाता है। अगर कहीं सुनो ना टाई ब्रेकर रूल, तो टाई ब्रेकर रूल है वो इन्हीं को बोला जाता है। अब एक बात समझना, टाई ब्रेकर रूल कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बताऊं। टाई ब्रेकर रूल में पहला रूल ये बोलता है कि जहां आपका परमानेंट होम है वहां के आप रेजिडेंट बन जाओगे। परमानेंट होम दोनों कंट्री में है, तो कहां आपका इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप मोर क्लोजर है, वहां के रेजिडेंट बनोगे। अगर एक बात बताओ, आपका इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप है करके, ठीक है, वो क्लोजर है, वो कहीं का नहीं है, कहीं पे पता नहीं चल रहा है करके, ठीक है, नॉट डिटर्मिनेबल, या फिर आपका घर कहीं नहीं है, तो आप हैबिचुअली अबोर्ड कहां करते हो, वहां के रेजिडेंट बनोगे। अगर आप हैबिचुअली अबोर्ड है वो कहीं नहीं करते या दोनों जगह करते हो, तो उस केस में कहां के रेजिडेंट माने जाओगे, जहां के आप नेशनल हो। अगर आप नेशनल दोनों कंट्री के हो या किसी कंट्री के नहीं हो, तो उस केस में म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर से आपका रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द आर्टिकल नंबर 4। तो टिल नाउ मैंने जो आपको आर्टिकल करवाए, मैं धीरे धीरे आपको आर्टिकल करवाऊंगा। अब मैं आर्टिकल आज 5वां नहीं करवाऊंगा आपको, क्योंकि 5वां पी की बात करता है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अपन ने पहले दिन पढ़ा था कि पी अगर दूसरी कंट्री में है तो उस कंट्री में टैक्स लगता है। मैंने फेसबुक का एग्जांपल लेके भी बताया था, फेसबुक का इंडिया में पी नहीं है इसलिए टैक्स नहीं लग रहा, बट इंडिया में अगर पी है तो टैक्स लगेगा। तो पी कब बनती है, कैसे बनती है, अपन ने एक बिजनेस कनेक्शन जरूर पढ़ा था सेक्शन 9 में। क्या इंडिया में कोई एजेंट है जो हैबिचुअली क्या करता है, ऑर्डर सिक्योर करता है, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, स्टॉक मेंटेन करता है, वो सब पढ़ा था। दैट वाज बिजनेस कनेक्शन, वो डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से था। बट डीटीडब्ल्यूए जब बनते हैं तो वहां पी की डेफिनेशन आती है। पी का मतलब क्या होता है, तो ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वाला आर्टिकल है। मैं ये आज नहीं करवाऊंगा। आज मैं आपको एक दूसरा छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन की बात करता है। दैट इज टॉपिक नंबर आई थिंक 7 रहेगा। अपने 3 ही तो टॉपिक बाकी है, ये वाला बेप्स और ट्रीटी इंटरप्रिटेशन। तो अपन ट्रीटी इंटरप्रिटेशन है वो पढ़ेंगे आज। और ट्रीटी इंटरप्रिटेशन बड़ा इजी टॉपिक, आपको लगेगा ओ ये तो पढ़ा हुआ था, सिर्फ यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं करके, ठीक है। तो जो ट्रीटी बनती है, ये जो ट्रीटी है, ये जो ट्रीटी इंडिया सिंगापुर ट्रीटी है, ये मॉडल टैक्स कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, इसका इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा, इसकी क्या नीड है, क्या जरूरत है, वो सब चीजें हम उस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द ब्रेक। आप लोग ब्रेक ले लो 10 मिनट का। हमने आर्टिकल 1, 2 एंड 4 पढ़ लिया, और ब्रेक के बाद में विल स्टार्ट विद द अनदर टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 7, क्योंकि ये बहुत भारी हो जाएगा। अगर मैंने अभी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट चालू किया तो थोड़ा दिमाग में जाएगा नहीं, इसके लिए मैं आपको दूसरे टॉपिक पे लेके जाऊंगा और फिर वापस इस टॉपिक पे कल लेके आऊंगा वापस, ठीक है। चलो, तो अभी आप लोग ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद अपन कंटिन्यू करते हैं।